उनको भी राम राम। तो हमने ब्रह्मास बैच के अंदर स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ लिया है और ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने पॉलिटी जो है, हमारी राज्य व्यवस्था जो है, वो भी हम समाप्त कर चुके हैं। साइंस स्टार्ट करनी थी आज से। साइंस के अंदर हमने केमिस्ट्री को सेलेक्ट किया इस बार कि हम केमिस्ट्री जो है स्टार्ट करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद में बायोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और एनवायरनमेंट की ओर बढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री आज शुरू करनी थी तो मुझे लगा कि केमिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, हम एक बार उसको हल कर लेते हैं आज हमारी क्लास के अंदर। फिर आपको ये समझ में आएगा कि भाई कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको क्वेश्चंस हल कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि भाई ये टॉपिक इसमें से पूछा गया है और इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। मैंने हर टॉपिक का लगभग सवाल उठाया है, ठीक है। मैंने एक टॉपिक के 15-20 सवाल नहीं उठाए, मैंने हर टॉपिक का लगभग हर टाइप का सवाल जो उठाया है, जिससे कि आपको समझ में आए कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। आप ब्रह्मास बैच के अंदर है तो वहाँ तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। आप ब्रह्मास के अलावा भी हैं, अगर आप उसके अलावा भी हो तो आपको अपनी बुक से ये टॉपिक जरूर पढ़ लेने चाहिए जो वर्तमान में इस समय एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। क्लास 11:30 तक चलने वाली है, इसलिए आराम से ऐप वाले बच्चे आराम से देखिएगा और बाकी जो यूट्यूब वाले जो आपके बच्चे हैं वो भी आराम से सुन सकते हैं मेरी बात को, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए यही क्लास आपकी यूट्यूब पर भी मैंने आपकी लाइव करवाई है, ठीक है। चलिए, कमेंट आपके दिखाई दे रहे हैं, निश्चिंत रहो। ऐप वालों के कमेंट भी दिखाई दे रहे हैं और जो यूट्यूब वाले कमेंट हैं आपके वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें मैंने हर तरह का सवाल लिया है, ठीक है। चाहे एसएससी हो आपके, चाहे स्टेट एग्जाम हो, ये सारे सवाल यहाँ पर कवर किए गए हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री जो पीवाईक्यू आपके, वो हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि साइंस का मेजर रोल एसएससी में होता है, इसलिए बढ़िया बढ़िया सवाल सारे एसएससी के अंदर मिल गए हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये एसएससी सीजीएल के अंदर 2024 के अंदर ही पूछा गया सवाल है, जो कि बहुत आसान सवाल है देखा जाए तो ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान कीजिए, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री में मुझे लगता है केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से अगर एक टॉपिक हम लेंगे ना तो वो कौन सा होता है, वो होता है केमिकल फॉर्मूला जो होते हैं, रासायनिक सूत्र जो होता है आपके, ये आपसे पूछता है, ठीक है। और ये सारे कुछ आपको याद नहीं करने होते हैं, ठीक है। वही 25-30 आपके महत्वपूर्ण केमिकल फॉर्मूला है, जैसे कि जिप्सम का हो गया, जैसे कि पीओपी का हो गया, जैसे कि आपके विरंजक चूर्ण हो गया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, या फिर भुजा हुआ चूना हो गया, या फिर आपके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, बेंजीन हो गया। ये कुछ आपके फिक्स फॉर्मूले जो एग्जाम वाला बार बार आपसे पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, तो सवाल तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। देखो दोस्तों, आपके ये आपके क्या होता है, मैग्नीशियम आपके Mg होता है और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH होता है, ठीक है। पर आप जानते हो कि Mg क्या होता है, Mg+2 होता है, ठीक है। और OH क्या होता है, OH-1 होता है, ठीक है। ये आप परिचित हो कि Mg के ऊपर वैलेंसी +2 है और जो OH है उसके ऊपर आपके -1 होता है, ठीक है। जब दोस्तों हम इसको मिलाते हैं ना, जो हम मिलाते हैं तो इसको ये +2 यहाँ आएगा, ये आपकी 1 यहाँ आएगा, ठीक है। तो Mg के नीचे 1 आएगा और OH के नीचे आपके 2 आएगा, ठीक है। तो ये MgOH का होल ट्वाइस होता है। ये आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। जब आपको दोस्तों कभी कभी एसिडिटी आपको होती है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर आपको क्या बोलता है, डॉक्टर एक आपको दवाई देता है, सिरप देता है, ठीक है। और वो ठंडी सी होती है आपके, और वाइट या पिंक कलर की होती है, और उसको पीने के बाद आपके अंदर तक ठंडक जाती है, ठीक है। वही आपके एंटा एसिड होती है। क्या होती है, एंटा एसिड होती है, ठीक है। एसिड को मारने वाली एंटा एसिड होती है ना। एसिड को कमजोर करने के लिए दोस्तों क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए बेस, ठीक है। एसिड को कमजोर करना है, अगर अम्ल को कमजोर करना है तो क्या चाहिए, बेस चाहिए, क्षार चाहिए। और जिसमें OH होता है वो क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। जिसमें OH होता है वो क्षार होता है, जैसे कि NaOH क्षार होता है, ठीक है। KOH क्षार होता है, आप जानते हो ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा हो, आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सारे सारे क्षार है, ठीक है। जिनमें OH होगा वो क्षार होंगे ना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसिड को कंट्रोल करने के लिए बेस चाहिए होता है, इसलिए ये बेस हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बैलेंसी थोड़ा ध्यान रखने की, बैलेंसी कितनी आएगी, ठीक है।
तो बैलेंसी कितनी आएगी आपकी, तो ये +2 ये -1 आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। अच्छा, सवाल पूछा गया है, देखो ऐसा नहीं कि सवाल एसएससी सीजीएल 24 के अंदर ही आया हुआ सवाल, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार % कितना होगा, ठीक है। ये सवाल भी देखिए आपके, ये सवाल भी सीजीएल 2024 में आपके टीयर फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। जिनको स्पीड तेज चाहिए वो क्लास ना देखे, ठीक है। ऐप की क्लास है, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, समझा के पढ़ाऊंगा। जिसको लग रहा है देखना चाहिए आराम से देखे, जिसको लग रहा है नहीं देखना चाहिए कोई बात नहीं, आराम से निश्चिंत हो गए अपने घर पे आराम करें, ठीक है। बताओ, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला देखो, एक सवाल और थोड़ा टफ होता है कि जब ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला वो देता ही नहीं, ठीक है, और पूछता है ग्लूकोज में कार्बन का भार % कितना होता है, ठीक है। तो पहला आप केमिकल फॉर्मूला सोचना पड़ता है आपको, ठीक है। तो C6H12O6 जो है यह ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो दोस्तों ना। इसमें भार % पूछा है आपसे कि भार % जो है वह कितना होगा दोस्तों ना। देखो, कार्बन कितना है 6 है ना, हाइड्रोजन कितना है आपके 12, ऑक्सीजन पूछूं आपसे 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 24, कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। ये कितना, तो 24 हो गया, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों आपकी टोटल 24 है, उसमें से 6 क्या है आपके, उसमें से 6 कार्बन है। सवाल पूछ रहा है कि कितना % होगा, तो 24 का 6 कितना % होगा बताओ मुझे। अरे 1/4 हो गया ना, ये 1/4 हो गया, तो 1/4% निकालू कितना होगा, 25% होता है, ठीक है। जो 1/4 होता है, अगर इसकी % निकालूंगा मैं तो कितना आएगा, 25% आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे हाइड्रोजन कितना होता है आपके, सवाल पूछूं आपसे जो हाइड्रोजन आपके सो वो कितना होगा आपके, तो ध्यान रखिए आपके हाइड्रोजन कितना होगा, ये 24 का 12 मतलब 50% जो है वो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन पूछूं आपसे 24 का 6 हो गया, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, 25 इसका ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। किस संख्या को आवोगाद्रो नियतांक कहा जाता है जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक एमेडिया आवोगाद्रो के नाम पर रखा गया, ठीक है। अब देखो, इस ऑप्शन में दोस्तों गड़बड़ क्या हो रही है आपको, कि आपको आंसर पता है इसका क्या है, पर 4 ऑप्शन देख के नहीं हो सकता है आप जो है कंफ्यूज हो जाओ कि क्या आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आवोगाद्रो संख्या नाम सुना आपने, सुना होगा जब आप पढ़ते हैं कि जो पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या होती है आपकी, पदार्थ की जो मात्रा है इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है, क्या होता है, जो पदार्थ की मात्रा होती है इसका मात्रक होता है मोल, क्या होता है, जो पदार्थ की जो मात्रा होती है दोस्तों आपकी, इसका मात्रक कितना दोस्तों आपके, इसका मात्रक होता है मोल, क्या होता है, मोल इसका मात्रक होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो पदार्थ की जो मात्रा होती है दोस्तों, इसका मात्रक पूछूं आपसे क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है आपके, तो इसका मात्रक होता है मोल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, जो पदार्थ की जो मात्रा है आपके, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मोल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पदार्थ की जो मात्रा है इसका मात्रक मोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों मोल की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, जो मोल की बात करूं आपसे यहाँ पर, कि जो मोल है आपके, जो आवोगाद्रो संख्या आपने नाम सुनी होगी आपके, कि इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके, तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 जो है इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 जो है ये इसकी वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो आवोगाद्रो संख्या होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 जो है, ऑप्शन नंबर भी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, एक सवाल दोस्तों पीछे वाले में आपसे ये पूछे कि जो ग्लूकोज है इसका भार क्या होता है, ठीक है। ग्लूकोज पूछूं आपसे C6H12O6 जो है इसका टोटल भार कितना होगा, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका कुल भार कितना होगा, ठीक है। एक सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछे कि जो ग्लूकोज है इसका दोस्तों टोटल भार जो कितना होगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। देखो दोस्तों, C6H12O6 पूछूं आपसे, इसके भार की बात करें दोस्तों आपसे, तो कार्बन का भार कितना होता है, कार्बन का भार होता है 12, ठीक है। तो 12 इंटू 6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का भार हो गया 1, 1 × 12 हो गया, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है इसका भार होता है 16, कितना होता है, 16 होता है, 16 इंटू 6 हो गया, ठीक है। तो 12 × 6 = 72 हो गया, +12 हो
99 हो गया, ठीक है। कुल मिला कितना हो गया आपके, ये कुल मिला के 2 2 4 और 6 10 180 हो गया। कितना हो गया, 180 हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लूकोज का भार भी नोट कर लो, 180 है ना। ग्लूकोज जो है इसका भार कितना है, ये 180, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लूकोज दोस्तों इसका भार कितना होगा आपके, 180 होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बन का भार पूछूं आपसे कितना होगा आपके दोस्तों, ग्लूकोज में आपके टोटल दोस्तों 180 भार, आपके टोटल 180 भार हो गया आपके सो, टोटल 180 भार हो गया यहाँ पर, टोटल 180 दोस्तों भार आपके। इसमें कार्बन वाला पूछूं आपसे, तो कार्बन दोस्तों 72 हो गया आपके, तो 72 बटा 180 हो गया, मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए ना। तो 72 बटा 180 मल्टीप्लाई 100 करूँ कितना आएगा आपके, तो देखिए आपके 0 से 0 कट गया, और ये दोस्तों कटने वाला है क्या आपके, हाँ 18, 18 चौके 72 हो गया, और 40 हो गया, ठीक है। तो 40% हो गया ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 40% हो गया, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अवगाद्रो संख्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना। सीधा सा क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ दोस्तों करना नहीं है। 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल इसके बराबर होता है, आप जानते हो, ठीक है। ये कुछ हमारे पास 7 यूनिट होती है जो हम आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे, जिसमें 7 यूनिट हमारी होती है एसआई पद्धति के अंदर। उसमें से 1 यूनिट पदार्थ की मात्रा होती है जो कि मोल होती है, आप जानते हो। और ये किसके बराबर होती है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 के बराबर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुकता के संदर्भ में आयन आर्गन दोस्तों क्या है, ठीक है। ये परमाणुकता कर दीजिए ना, परमाणुकता कर दीजिएगा। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन क्या है, एसएससी सीजीएल 21 का सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। जो परमाणुकता है इसके संदर्भ में दोस्तों आपके आर्गन क्या सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो द्विपरमाणुक है, त्रिपरमाणुक है, बहुपरमाणुक है, एकल परमाणु, ठीक है। ये वाला सवाल भी हर एग्जाम में लगभग पूछ लेता है, वह है परमाणुकता वाला सवाल, ठीक है। ऑटोमेटिक आपके जो नंबर आपके सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। मतलब परमाणु की जो संख्या होती है वही आपके परमाणुकता होती है, ठीक है। अब देखिए सवाल पूछे आपसे, जो गैसेज हमारी होती है जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, सो आपके, या फिर नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। जब आप इनको लिखोगे ना तो आप ऐसे लिखोगे हमेशा, जैसे आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। जब दोस्तों हीलियम को आप लिखते हो, हीलियम है, या फिर दोस्तों आर्गन है आपके, या आपके क्रिप्टोन है, या जीनोम है, जब आप इनको लिखोगे तो आप ऐसे लिखते हो, इनमें 2 नहीं लगाते हो, ठीक है। हीलियम दोस्तों कभी आप ऐसे हीलियम नहीं लिखोगे ना, हीलियम जो है कभी आप ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। आप हीलियम हमेशा ऐसे लिखते हो, ठीक है। जबकि जब हाइड्रोजन लिखोगे तो आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। ऑक्सीजन आप ऐसे, ऑक्सीजन कभी आप ऐसे नहीं लिखोगे ना, ये ऑक्सीजन नहीं होता है ना। कभी दोस्तों नाइट्रोजन आप गैस ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। ये ऐसे लिखी जाती है, मतलब जिनमें जो गैसेज होती है आपके, उसमें नॉर्मली आपके हम नीचे 2 लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इसकी परमाणुकता कितनी होगी आपके, इसकी जो परमाणुकता होने वाली है वो 2 होने वाली, कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी जो परमाणुकता होगी वो 2 होगी, ठीक है। और हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोम है, इसकी परमाणुकता पूछो कितनी होने वाली है आपकी, दोस्तों इसकी होने वाली कितनी आपकी, इसकी होने वाली है 1, कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो इसकी परमाणुकता आपकी वो 1 होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोम, ये सारी कैसी गैस आपकी, यह सारी निष्क्रिय गैस होती हैं, आप जानते हो। इन्हीं को हम आपके ग्रुप नंबर 18 आपके बोलते हैं। आगे आपको पढ़ाएंगे आवर्त सारणी, केमिस्ट्री का सबसे आधारभूत टॉपिक यही है आवर्त सारणी। तो ग्रुप नंबर 18 कहते हैं, ये निष्क्रिय गैस होती है, आपको ध्यान रखना है। इन्हें ही हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, आपके नोट कीजिएगा। इन्हीं को दोस्तों हम लोग जो आपके आदर्श गैस कहते हैं, क्या बोलते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। इन्हीं को हम लोग नोबल गैस कहते हैं, क्या बोलते हैं, नोबल गैस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 18 के, ग्रुप नंबर 18 के नाम है, ठीक है। जैसे कि निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, आदर्श गैस, नोबल गैस, ये ग्रुप नंबर 218 के नाम है, ठीक है। जिसमें हीलियम है, जिसमें दोस्तों आपके हीलियम है, नियोन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोम, ये सारी इसी में आती है, ठीक है। तो यह पूछा आर्गन गैस जो आपके वो कैसी है आपके, तो ये एकल परमाणुक है, ठीक है, एकल परमाणुक। अच्छा ओजोन पूछूं कैसी है आपके, दोस्तों ओजोन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ओजोन कैसी है आपके, ओजोन जो आपके वो त्रिपरमाणुक हो गई, ठीक है। ओजोन जो है त्रिपरमाणुक हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओजोन ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैसी है आपके, ये आपके
आपके द्विपरमाणुक है, ठीक है। ओजोन जो है त्रिपरमाणुक है, और हमारा जो ग्रुप नंबर 18 जो आपके वो सारा के सारा एकल परमाणु का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम एम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। एसएससी के अंदर दिल्ली पुलिस एसआई का सवाल है कि जो एम आपके कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो आपके कक्षा जो होती हैं उनका जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है 2n²। शायद आपने भी नाम सुना होगा 2n², ठीक है। यहाँ पर n जो होती है आपके जो कक्षा जो होती है उसकी संख्या होती है, ठीक है। सुना है आपने 2n² वाला फॉर्मूला, खूब कॉमन फॉर्मूला एग्जाम में, एसएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में केमिस्ट्री से सवाल यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है। दोस्तों जो m जो होती है आपके उसका नंबर कौन सा होता है, सबसे पहले k हल होता है, k होता है, फिर l होता है, फिर m या फिर n, ठीक है, ऐसे चलता है। तो k l m n ये कक्षा होती है, ठीक है। k का मतलब हो गया n बराबर 1, है ना, मतलब कि 2n² मतलब कि 2 हो गया, ठीक है। l का मतलब होता है n बराबर 2, ठीक है, मतलब कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर आपके हो गया कितना, आपके ये 8 हो गया, ठीक है। m बराबर होता है n बराबर 3, क्या होता है n बराबर 3, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो ऐसे चलता ही है ना। तो k में 2 होते हैं अधिकतम, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं। सवाल पूछ रहा है एम में कितने होंगे, 18 होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाकी एन में कितने होंगे, एन बराबर 4 हो गया, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर आपके 32 हो गया, ठीक है। तो आपसे के भी पूछ सकता है, आपसे एल भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है एन बराबर 1 कितना होगा, एन बराबर 2 में कितना होगा, कुछ भी सवाल आपसे यहाँ पर केमिस्ट्री में बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया इसका ना। ये टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके परमाणु संरचना के अंदर ही, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, ये एक टॉपिक है हमारे केमिस्ट्री में, परमाणु संरचना, ठीक है। ये जो परमाणु है दोस्तों आपके बड़ा टॉपिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है आपके। इसके अलावा कुछ नियम डाल्टन के नियम है, या फिर दोस्तों आपके इसके अलावा ये आपके 2n² वाला है। ये सारी बातें आप हिंदी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। जैसे ये सवाल भी उसी का हिस्सा है, ठीक है। ये भी आपके जो परमाणु टॉपिक होता है इसी का हिस्सा है कि जो हाइड्रोजन होता है इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी होती है। पेपर में न्यूट्रॉन की निकलवाएगा, प्रोटॉन की निकलवाएगा, ऐसे निकलवाएगा पेपर में, ठीक है। देखो जो हाइड्रोजन जो होता है ना, जो हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों इसका जो एक परमाणु होगा, पहली बात तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। दोस्तों कोई भी एलिमेंट हो उसको केमिस्ट्री में आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, ZXA, है ना। कोई भी आपको एलिमेंट हो केमिस्ट्री में, आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, तो आपको इस फॉर्मेट में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जेड का मतलब है कि आवर्त सारणी में उसकी क्या स्थिति है, ठीक है। इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसमें वह तत्व आपके कौन से नंबर पर है, वो होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। यही आपके उस आपके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और यही आपके उस परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है उसकी संख्या होती है, ठीक है। ये दोनों संख्या एक ही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही होती है, और जो प्रोटॉन है आपके उसकी संख्या भी आपके किसी परमाणु के अंदर यही होती है, ठीक है। ऊपर जो ये एक्स तो आपके उस परमाणु का नाम है, ठीक है, और ए जो होता है वो क्या होता है, ए होता है आपके उस परमाणु का भार, ठीक है, परमाणु भार होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जब भी दोस्तों आपसे सवाल पूछे कि भाई न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो कैसे निकालोगे आप जो है, तो वो आप जो है a माइनस जेड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको a माइनस जेड करना पड़ेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद जो आएगा वो न्यूट्रॉन की संख्या आने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों इसी को हम देखते हैं आपके इस वाले सवाल में। हाइड्रोजन का एक परमाणु जो होता है इसका आपके जो लिखते हैं हम इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है उसका जो एक परमाणु है उसको हम 1H1 के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछूं आपसे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आपके, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसमें प्रोटॉन दोस्तों आपके वो भी एक हो गया, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन पूछूं कितना हो गया आपके, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करना पड़ेगा, 1 - 1 आपके 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गई मेरी बात को कि इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन 0। एक बच्ची पूछ रही है, बच्चा पूछ रहा है कि जूस पिएगा या पिएगी, एक बोल रहा है नहीं मैं नहीं पीऊंगा, तू पी लो। तू पी लेगा दोस्त ऐसे जूस, मैं पिलाऊं ठंडा ही तेरे को, बोल लस्सी बनवाऊं तेरे लिए, अगर तू ऐसे कैमरे में से पी ले तो जूस। ऐसे कर, फोन को ऐसे कर, उस
पी ले तो जूस। ऐसे कर, फोन को ऐसे कर, उसमें डाल दे जूस, और तू फोन को कान में लगा ले, जूस तेरे कान में चला जाएगा ना। अद्भुत आदमी हो रे तुम। तुम्हारी दोस्तों केमिस्ट्री अच्छी है, नहीं केमिस्ट्री बनाने में लगे हुए हो तुम लोग, है ना। यहाँ दिमाग लगाओ, ठीक है। तो शून्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 0 इसका आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों हाइड्रोजन के क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। देखो समस्थानिक जो वर्ड होता है, ये भी हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। समस्थानिक जो वर्ड होता है, अगर आप ये समझ गए कि एक एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, ZXA, ठीक है। दोस्तों दो एलिमेंट अगर हमको दिए गए, दो एलिमेंट अगर हमको दिए गए, तो अगर उनमें ये नीचे वाला सेम, ठीक है, मान लो दोस्तों आपके ये जेड, आप कैसे लिख दीजिए इसको, और इसको लिख दीजिए ZX आपके, तो आपके Z1X2A1 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, या फिर ZXA और Z1X1 और A1, ठीक है। अगर ये नीचे वाले सेम है, ठीक है, अगर ये नीचे वाले सेम है, तो क्या होगा, तो आपके जो आपके एलिमेंट है वो होगा समस्थानिक। क्या होगा, समस्थानिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइसोटॉप क्या होगा, आइसोटॉप होगा, नोट कर लेना ना। और जब आपके ऊपर वाला सेम हो बेटा, तो ऊपर वाला सेम हो तो क्या होगा आपके, तो होगा आपके समभारिक। क्या होगा, समभारिक होगा, आइसोबैरिक होगा, ठीक है। ये समभारिक होगा, ये आपके आइसोबैरिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब इनका डिफरेंस सेम हो, ठीक है, जब इनका डिफरेंस सेम हो, a माइनस जेड किसके बराबर हो, A1 माइनस Z1 के बराबर हो, तो इसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि भाई, मैंने अभी आपसे एक बात कही कि जो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करने के बाद में न्यूट्रॉन की संख्या आती है, मैंने आपसे ये कहा, ठीक है। तो a माइनस जेड क्या होगा आपके, a माइनस जेड जो है वो क्या होगा आपके, सम न्यूट्रॉनिक होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है ना आपके, ये जो हाइड्रोजन जो है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। आपके हाइड्रोजन जो आपके, इसके 3 आपके समस्थानिक होते हैं, ठीक है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। इनका नाम क्या होता है, एक का नाम होता है प्रोटियम। क्या नाम होता है, एक का नाम प्रोटियम होता है, एक का नाम होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। एक का नाम होता है ट्रीटियम। क्या होता है, ट्रीटियम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोटियम होता है 1H1, ठीक है, ड्यूटेरियम होता है 1H2, और ट्रीटियम क्या होता है 1H3 होता है, ठीक है। तो प्रोटियम होता है 1H1, ड्यूटेरियम होता है 1H2, और ट्रीटियम क्या होता है 1H3 होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि दोस्तों ये 1H1 1H2 1H3 क्या है, तो देखो दिमाग लगाओ, कौन सी चीज सेम है, नीचे वाली, एक एक एक, तो नीचे वाली सेम है तो क्या होगा आपके, नीचे वाली सेम है तो समस्थानिक होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ही हैं आपके सामने। अच्छा अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले, तो सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछे कि 1H1 1H2 और 1H3, बताओ कमेंट बॉक्स में, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हर किसी में प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, बताओ फटाफट। आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, बहुत आसान निकालना। एक बार केमिस्ट्री में आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, कैसे इसको निकालना है। ये बहुत ही हल्का कंसेप्ट है, भारी नहीं है, इसको भारी बनाना नहीं है दोस्तों ना। जो भी क्लास आने वाली होंगी आपकी, ये तो आज तो केवल मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। आने वाली क्लास में हम इनकी सबकी व्याख्या करने वाले हैं, ठीक है। यही तो पढ़ने वाले हम आगे वाली क्लास में, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, नीचे वाली संख्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो 1 1 1। प्रोटॉन भी यही है 1 1 1। न्यूट्रॉन क्या है, इसमें से इसको माइनस करो तो यहाँ 0 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 3 में से 1 गया तो आपके क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये न्यूट्रॉन हो गया, बहुत आसान खेल है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो गया आपके, हमारा आंसर शून्य हो गया, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समभारिक होते हैं, अब तो सवाल कर लो आप, सर भार वाला पूछा था, 40% आपका ठीक आंसर है। अच्छा उसमें भार पूछा है क्या दोस्तों, उसमें, अच्छा उसमें भार पूछा है तो उसमें 40% आएगा। ग्लूकोज में कार्बन का भार, अच्छा भार परसेंट पूछा है, ठीक बात है, कार्बन का भार पूछा है ना, तो भार 40% आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो मैंने भार निकाला है ना आपके, ये 40% आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। हाँ 40% आएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, और टिक सही लगा लेना आप 40%, ठीक है। चलिए सवाल आपसे ये पूछा है, अब देखो एसएससी सीजीएल में सवाल पूछा है, कोई भारी सवाल नहीं है। देखो एक बार आ चुका 18 में, 17 में आ चुका है, और फिर 12+2 में भी आ चुका है आपके एग्जाम में। तो सवाल महत्वपूर्ण है पर हल्का सवाल है, अगर आप ढंग से मेरी बात समझो तो आप कर लोगे, ठीक है। बताओ समभारिक होते हैं,
चार ऑप्शन आपके सामने, समान द्रव्यमान संख्या तथा भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट, ठीक है। तो ऊपर जो लिखा होता है ना आपके, ये जो ऊपर लिखा होता है इसको आप परमाणु भार कह दीजिए, या फिर इसी को आप जो है, इसी को आप द्रव्यमान संख्या भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इसी को आप जो है द्रव्यमान संख्या भी कहते हो। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक ही बात है ना। अब सवाल पढ़ो। सवाल दोस्तों थोड़ा बड़ा है बस, है ना। साइज सवाल, कई बच्चे ऐसे होते हैं साइज देख के डर जाते हैं, गुरुजी इतना बड़ा सवाल कौन पढ़ेगा। जितना बड़ा सवाल का साइज होगा ना, उतनी मेहनत आपकी कम होने वाली है उस सवाल को सही करने में, ठीक है। देखो, समभारिक क्या होता है? पहली बात तो अपने दिमाग में लगाओ कि समभारिक होता क्या आपके, जिसमें ऊपर वाला सेम होता है वो आपके आइसोबैरिक होता है, समभारिक होता है, ठीक है। ऊपर वाला सेम होना चाहिए। देखिए, समान द्रव्यमान संख्या तथा भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले दोस्तों एलिमेंट, ठीक है। देखो, परमाणु क्रमांक का मतलब जेड, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या दोस्तों आपके ये हो गई आपके ए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आपके, ये बोल रहा है आपके कि परमाणु क्रमांक से भिन्न हो गया आपके जेड एक्स ए, एक ऑप्शन हो गया जेड वन एक्स ए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला तो अलग अलग है, ऊपर वाला सेम है, तो ऊपर वाला सेम है तो क्या होगा? समभारिक होगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका अभी तक ठीक आंसर ऑप्शन नंबर एक है, ठीक है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या नहीं दोस्तों ना, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होगी, ठीक है। ये गलत हो गया ना, समान द्रव्यमान संख्या तथा समान परमाणु क्रमांक, नीचे वाला अलग होना चाहिए, ठीक है, नीचे वाला अलग होना चाहिए, ये भी गलत हो गया ना। भिन्न भिन्न, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आ गया। बाकी हम जब क्लास करेंगे तो उसमें आपको और एग्जाम्पल देके इसको समझाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपके, जैसे कि एक एग्जाम्पल ये भी बड़ा काम का है, 6C14 और 7N14। बताओ मुझे ये कौन से हैं? ये आपके समस्थानिक है, ये समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। बताओ फटाफट आपके कि ये दोनों जो एलिमेंट है आपके, ये समस्थानिक है, समभारिक है और सम न्यूट्रॉनिक है। ये सवाल आपसे पूछे तो क्या होगा, ठीक है, बताओ। ये आइसोटॉप है, आइसोबैरिक है, या फिर आइसो न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। सम स्पष्ट हो रहा होगा कि 6 और 7 नीचे वाला डिफरेंस, तो समस्थानिक तो दोस्तों होगा नहीं। ऊपर वाला सेम है 14 तो क्या होगा आपके? समभारिक होगा, ठीक है। नीचे वाला अलग, ऊपर वाला सेम। आपके न्यूट्रॉन निकाल लो, 14 में से 6 गए आपके तो 8 बचेंगे, और ये आपके 7 बचेंगे, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ये समभारिक होगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये बढ़िया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही दोस्तों क्रम है, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री में जहां सवाल टफ बनते हैं दोस्तों आपके, उसमें से एक टॉपिक है आपके ये आवर्त सारणी वाला टॉपिक, ठीक है। आवर्त सारणी में दो तरह के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों आपके इसके जो फैक्ट होते हैं कि भाई इस वाले ब्लॉक में कौन है, इस वाले ब्लॉक में कौन नहीं है, ये वाला एलिमेंट कहाँ पर है, वो इसका फैक्ट हो गया, ठीक है, वो तो इसका फैक्ट हो गया, ठीक है। एक सवाल बन सकता है आपसे, वो कौन सा आपके, वो दोस्तों आपके ट्रेंड होता है। कौन? ट्रेंड होता है, ठीक है। ट्रेंड का दोस्तों मतलब होता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन देगा आपको ऐसे, ठीक है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर जो आयनन आपकी जो क्षमता है, आयनन जो विभव है, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ये लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये तो फैक्ट है आपके जो इधर होगा, ठीक है। तो हमें दोनों पॉइंट समझने पड़ेंगे। यहाँ पर समस्या दोस्तों ये कि यहाँ पर ट्रेंड बहुत सारे हैं, ठीक है। इधर जाऊंगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे आऊंगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ट्रेंड बहुत सारे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा आपको ना। चलिए, तो आवर्त सारणी की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो जो आवर्त सारणी दोस्तों आपकी इसमें देखो, पहली बात तो ये एलिमेंट देखो, आप जो कॉमन कॉमन है उसको हटा दो, ठीक है। जो कॉमन कॉमन आपके सो OH तो कॉमन हो गया। देखो यहाँ पर अलग क्या, यही तो है, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ठीक है, यही आपके दोस्तों अलग है। बाकी ये तो आपके OH 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 तो सब में सेम है दोस्तों ना। तो देखो, जब हम दोस्तों आपकी जो आवर्त सारणी, जो हम आपके आवर्त सारणी में जो वर्ग नंबर 1 हम पढ़ेंगे, तो नंबर 1 वर्ग पढ़ेंगे आप, तो हाइड्रोजन आएगा दोस्तों आपके। उसके बाद नीचे जो आएगा वो कौन सा आने वाला आपके, तो लिथियम दोस्तों आपके, लिथियम, फिर आपके सोडियम, फिर पोटेशियम, ये सीजियम, ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। जब आप आवर्त सारणी लिखोगे तो उसमें सबसे पहले लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, सीजियम आपके सो, ये आपके ऐसे आने वाला है, ठीक है, ये ऐसे आएगा आपके। तो सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है कि ऊपर से नीचे अगर मैं आऊंगा तो देखो, लिथियम दोस्तों जो होता है आपके, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है। क्या था? परमाणु क्रमांक 3 होता है, ठीक है। लिथियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, ठीक है। सोडियम दोस्तों जो होता है आपके, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक 11, ठीक है। तो 3 जो होता है आपके दोस्तों, ये हमारा
ये हमारा हो गया नाभिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो मैंने कहा जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो पहली जो कक्षा होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा आपके वो अगली में आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। जो पहली होगी उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके अगला वाला दोस्तों यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो, ठीक है, यह है नाभिक दोस्तों आपके। मैंने कहा इसके बाहर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 और 2, ठीक है। उसके अगली में दोस्तों मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, ठीक है, 8 आ पाएंगे ना। पहली में 2 आएंगे, बाकी सब में आपके मैक्सिमम 8 आ पाएंगे ना। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 और 8 10 हो गया। एक दोस्तों और आएगा आपके, और वो इसके बाहर आएगा ना। ये केमिस्ट्री का रूल है, पहली में 2 आते हैं, बाकी उसके आगे वाली जितनी होती हैं उसमें 8 आते हैं, ठीक है। पहली में 2, उसके दोस्तों आगे वाली में आपके 8 8 8 ऐसे चलता है, केमिस्ट्री का रूल है, ठीक है। तो पहली में 2 आ गए, बाकी 1 बचा, तो 1 आपके दोस्तों ऊपर आ गया। यहाँ पर देखो पहली में 2 आ गए, तो उसके बाद में देखो आपके ये 8 यहाँ पर आ गए, 1 बचा तो 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं दोस्तों ऊपर से नीचे आऊंगा तो मुझे ये बताओ आपके आकार बढ़ा या कम हुआ दोस्तों ना। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो त्रिज्या बढ़ेगी दोस्तों, त्रिज्या बढ़ेगी, दिख रहा है आपको, साइज बढ़ रहा है दोस्तों, गोले का साइज बढ़ गया ना आपके। यहाँ 1 और 2 ही थी आपके, यहाँ पर 1 2 3 हो गई आपके, तो आकार बढ़ेगा दोस्तों आपके। ये स्पष्ट होना चाहिए आपका कि अगर मैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आऊंगा तो क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगी और दोस्तों आकार बढ़ेगा। यस या नो, कोई समस्या इसमें? अगर मैं दोस्तों ऊपर से नीचे आऊंगा आवर्त सारणी में तो त्रिज्या बढ़ेगी और दोस्तों आकार बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, धनावेश, ठीक है। प्लस और माइनस केमिस्ट्री में अपनी ओर दोस्तों आपके प्लस और माइनस जो है केमिस्ट्री में वो अपनी ओर क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो समझने की बात है। बाकी दोस्तों यही है कि जब परमाणु आकार बढ़ता है तो क्षारकता बढ़ती है, ठीक है। तो ये तो आपके सिंपल सी लाइन होगी, ठीक है। परमाणु आकार बढ़ता है, ये सिंपल लाइन है। परमाणु आकार बढ़ता है तो जो क्षारकता होती है वो बढ़ती है, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ करना है तो वो प्रूफ आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। बाकी ये तो सिंपल लाइन है कि परमाणु आकार बढ़ता है तो क्षारकता बढ़ती है, सिंपल लाइन है, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा कि भाई सीजियम में सर्वाधिक होगी, फिर पोटेशियम में, फिर सोडियम में, फिर आपके लिथियम में। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। पर समझ लो मेरे साथ, जिनको समझना है दोस्तों वो देखना। मैंने कहा प्लस और दोस्तों माइनस आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को खींचने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ दोस्तों आपके कि यहाँ पर खिंचाव ज्यादा होगा या यहाँ पर खिंचाव अधिक होगा, ठीक है। अरे जहाँ दूरी कम होगी दोस्तों वहाँ खिंचाव अधिक होगा आपके, यहाँ दूरी अधिक है आपके तो खिंचाव कम होगा आपके। तो यहाँ पर दूरी कम है तो यहाँ खिंचाव अधिक होगा आपके। तो यह प्रोटॉन, यह जो आपके धनावेश है, इस ऋणावेश को अपनी तरफ आपके रखने वाला है, ठीक है, मजबूती से पकड़ने वाला है। यहाँ पर इसकी मजबूती थोड़ी दोस्तों कम होने वाली है क्योंकि इसकी दूरी अधिक होने वाली है ना। तो यहाँ पर जो मजबूती होगी वो थोड़ी कम दोस्तों होने वाली है। मेरी बात सुनना, यहाँ पर तो मजबूती थोड़ी कम होने वाली है और यहाँ पर मजबूती दोस्तों आपके थोड़ी क्या, आपके थोड़ी अधिक होने वाली है। यह इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलना आसान होगा दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से बाहर निकलना कम होगा, ठीक है। यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये इसको बढ़िया से खींच रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो आपके वो आसानी से बाहर निकल सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों धनावेश जो आपके कम होगा, यहाँ पर उसका प्रभाव कम होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ही तो दोस्तों आपके OH माइनस एंट्री करेगा आपके। तो यहाँ पर OH माइनस को एंट्री करने में, यहाँ पर OH माइनस को एंट्री करने में दोस्तों यहाँ पर बहुत मुश्किल आने वाली, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि इसका आपके यहाँ से खींचने की पावर अधिक है, ठीक है। जबकि यहाँ पर OH माइनस को एंट्री करने में कम मुसीबत आने वाली क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच गैप अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और OH माइनस यहाँ पर एंट्री कर जाएगा। जिसमें OH माइनस आसानी से एंट्री कर जाएगा वो दोस्तों आपके क्षारीय होगा, ठीक है। तो OH माइनस कहाँ पर एंट्री आसानी से करेगा, आपके यहाँ एंट्री आसानी से करेगा, जबकि यहाँ पर OH माइनस आसानी से एंट्री नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी जो क्षारकता कम होने वाली है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आप 11 12 आपने NCERT पढ़ी होगी तो वहां पर सारा कंसेप्ट आता है। देखो याद तो हमको यही रखना है, याद तो ये रखना है, पर आपके दिमाग में होना चाहिए भाई क्यों ऐसा दोस्तों हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में समस्या होगी क्योंकि यहाँ पर धनावेश उसके पास में है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में आसानी होगी क्योंकि धनावेश उससे थोड़ा दूर है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में आसानी होगी तो OH माइनस यहाँ पर एंट्री कर सकता है, एंट्री कर पाएगा।
तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसमें आगे बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आपके बंधुता भी आएगी, परमाणु त्रिज्या आने वाली है, आयनन विभव आने वाला है, बहुत कुछ आएगा इसमें, है ना। चलिए, ये टॉपिक है, मैंने समझा दिया आपको ना। तो संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो किसका निर्माण करते हैं, एफ ब्लॉक का, बी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का या डी ब्लॉक का। ठीक है, देखिए दोस्तों, एलिमेंट आपके सामने, जब दोस्तों आप आवर्त सारणी से बनाओगे, तो आवर्त सारणी बनाओगे तो आपकी जो आवर्त सारणी होती है वो कुछ दोस्तों ऐसे आपको दिखाई देगी। ठीक है, जो आपकी आवर्त सारणी होती है वो कुछ आपको ऐसे दिखाई देने वाली दोस्तों आपकी जो है, ये आपकी आवर्त सारणी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सवाल यहाँ पर ये बनता है कि भाई इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 4 ब्लॉक होते हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, जो पहला ब्लॉक आपके होता है उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लॉक है आपके, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ठीक है, ये जो ब्लॉक होता है आपके, ये होता है डी ब्लॉक। क्या होता है? डी ब्लॉक। ठीक है, और जो नीचे ब्लॉक होता है आपके, ये होता है एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये 4 टाइप के ब्लॉक होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, जहाँ दोस्तों एस ब्लॉक जो होता है आपके, इसमें आपके जो धातुएं होती है, यहाँ सारी धातु है। ठीक है, और धातु भी कैसी है आपके? क्षारीय धातु है। ठीक है, यहाँ पर सारी धातु है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा होता है ना आपके, यहाँ पर सारी धातु है, पर धातु कैसी है आपके? क्षारीय धातु यहाँ पर मिलने वाली। ठीक है, यहाँ पर डी ब्लॉक में सारी क्या धातु है। ठीक है, ये सारी धातु है। ठीक है, पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है, और जो आपके उप धातु होती है ये भी शामिल है। ठीक है, तीनों कहाँ मिलते हैं? तीनों पी ब्लॉक में मिलते हैं। यहाँ पर केवल धातु है, यहाँ धातु है, यहाँ धातु, अधातु, उपधातु तीनों मिलती हैं। ठीक है, और जो आपके एफ ब्लॉक जो होता है आपके, ये 2 टाइप का होता है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, और वर्ग मतलब आपके ऐसे जो मैं लाइन खींचता हूँ वो 18 होती है। ठीक है, ऐसे कुल दोस्तों 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, इसमें पहला और दूसरा वर्ग आपके यहाँ पर होता है। ठीक है, और 3 से 12, कितना? 3 से 12 जो है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 3 से 12 जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, बाकी 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये कहाँ पर होता है? पी ब्लॉक में होता है। तो ऐसे आपके 18 होते हैं। ठीक है, तो 3 से 12 आपके यहाँ पर, बाकी 1 और 2 यहाँ पर, और 13 से 18 आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो जो आपके डी ब्लॉक है आपके, इसमें दोस्तों आपके डी ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं आपके, उन्हें बोलते हैं ट्रांजिट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इन्हीं को बोलते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं संक्रमण तत्व, आपके ट्रांजिट एलिमेंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो 3 से 12 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। आपको हर ब्लॉक दोस्तों अलग अलग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको हर ब्लॉक यहाँ पर अलग अलग जो है पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टक ऑक्टेव के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक कितने तत्व के बाद में आते हैं? ठीक है, ये सीजीएल के अंदर सवाल पूछा गया था आपके, और सवाल है अष्टक सिद्धांत। दोस्तों ना देखो, ये साइंस में, केमिस्ट्री में 2 सिद्धांत हैं। एक तो है न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ, किसका है? एक तो है न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ, ये भी खूब आता है एग्जाम में। और सो एक है आपके डोबेनियर का त्रिक नियम। कौन सा है? डोबेनियर जो है, इसका त्रिक नियम भी खूब आता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछता है बार बार। ठीक है, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ और एक इसके अलावा डोबेनियर का आपके त्रिक नियम भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कई लोग पूछ रहे हैं कि सर इस वाले एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, उसके लिए सफिशिएंट है। अरे भाई, ये PYQs है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि केमिस्ट्री में टॉपिक कौन से पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये पूरा टॉपिक थोड़ी है, वो तो मैं फिर अगले 20 दिन क्या पढ़ाऊंगा आपको ना ब्रह्मास बैच के अंदर। ये तो मैं बस केवल मैंने आपको लाइव कर दिया है यूट्यूब के ऊपर कि भाई ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, ये आपको 2 टॉपिक आराम से पढ़ने हैं एग्जाम में, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ और डोबेनियर का आपके त्रिक नियम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ सवाल पूछा दोस्तों ऑक्टेव लॉ का ना, जो अष्टक सिद्धांत आपके, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, दोस्तों ऑक्टेव लॉ ये कहता है आपके, देखो लिखो आप, सा रे गा मा पा धा नी सा। दोस्तों लिखो सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो 1, 2,
3 4 5 6 7 और 8 में रिपीट हो गया। ठीक है, 7 के बाद देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 7 के बाद में क्या हो गया आपके, ये पहले वाला एलिमेंट वापस से आपके आ गया। ठीक है, 7 के बाद में पहले वाला एलिमेंट वापस आ गया। ठीक है, तो कितने के बाद रिपीट होता, सवाल ये तो पूछ रहा है कि परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक 7 एलिमेंट के तत्व अंतराल पर वापस रिपीट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये आपके न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ होता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए जाते हैं आपको यहाँ पर। और डोवेनियर का त्रिक नियम आपके इसमें तीन जो आपके वो तीन 200 सेट बनाए जाएंगे आपके, और 3 सेट के बारे में बताया जाएगा। आगे सवाल इसका आने वाला है, बाकी इसको 3 सेट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित में से, ये देखो ये आई गया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोवेनियर का त्रिक नियम नहीं है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में खूब सवाल पूछता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में खूब आता है सवाल आपके डोवेनियर का त्रिक नियम जो है इसके बारे में सवाल। ठीक है, कौन सा नहीं है दोस्तों, पहले तो आप समझ लीजिए। आप इसमें से एक एग्जाम्पल उठाइए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, आप ये उठाइए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, हाँ ये पोटेशियम बेटा, केमिस्ट्री में इसका सिंबल के होता है, पर दोस्तों ये होता पोटेशियम है। ठीक है, केमिस्ट्री में सिंगल इसका Na है, ये है सोडियम। ठीक है, और ये आपके लिथियम हो गया Li। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 इसका परमाणु क्रमांक है। अगर आप पढ़ोगे दोस्तों तो 3 परमाणु क्रमांक किसका होता है, लिथियम का होता है। ठीक है, सोडियम पूछूं आपसे, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है दोस्तों ना। और जो पोटेशियम होता है, बताओ कमेंट बॉक्स में इसका परमाणु क्रमांक कितना है, छाप के बताओ, कोई जानता हो। पोटेशियम जो आपके, अरे वो तो 1 से 20 तक केमिस्ट्री में आपको, 1 से 20 तक केमिस्ट्री में आपको जो जो हमारे एलिमेंट हैं उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको केमिस्ट्री में याद कर लेने। ठीक है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो है ये आपको याद कर लेने। ठीक है, देखिए पोटेशियम का 219 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों डोवेनियर साहब क्या कह रहे हैं आपके, ये कहते हैं कि दोस्तों एक एलिमेंट एक्स है, एक वाई, एक जेड। ठीक है, ये दोस्तों रूल कहता है कि आपको वाई का जो परमाणु भार होगा ना, वाई का जो परमाणु भार होगा वो x प्लस जेड के परमाणु भार के आधे के बराबर होगा। ठीक है, ये आपके क्या बोलता है, ये बोलता है डोवेनियर का त्रिक नियम कि जो वाई का जो परमाणु भार होगा वो x और z के पहले और तीसरे एलिमेंट का परमाणु भार निकाल के जोड़ दीजिए, उसमें 2 का भाग दे दीजिए, लगभग दोस्तों इसका परमाणु भार आपके आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है आपके डोवेनियर साहब, कहते हैं कि आप इसमें और इसको जोड़ लीजिए आपस में, इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार जोड़ लीजिए, और उसमें फिर जो है 2 का भाग दे दीजिए, ये इसका जो परमाणु भार है वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। ये बात ये कहता है। ठीक है, तो ऐसे 3 सेट बनाए डोवेनियर, 3 ही बन पाए दोस्तों, बनाए क्या, 3 ही बन पाए रसगुल्ला। ठीक है, दोस्तों कौन कौन से बन पाए आपके, तो एक बना आपके लिथियम का बन गया, एक सोडियम का बना, एक पोटेशियम का बना दोस्तों ना, एक क्लोरीन का बना, एक ब्रोमीन का बना, एक आयोडीन का बना। ठीक है, और एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का बन गया। ठीक है, तो ये 3 ही बन पाए, ये वाला बन ही नहीं पाया, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा कोई और नहीं बन पाया। ठीक है, लगभग बराबर होगा। ठीक है, लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला दोस्तों बन ही नहीं पाया। ठीक है, ये वाला बन ही नहीं पाया, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम सॉरी नाइट्रोजन आपके, ये वाला जो आपके ये नहीं बन पाया। ठीक है, ये वाला नहीं बन पाया, बाकी 1 2 3 ये बने थे, ये 3 ही बन पाए डोवेनियर के अंदर है ना। चलिए बाकी हम इसको आगे पढ़ाएंगे आपको। अक्रिय गैसों का दोस्तों आयनन विभव होता है। ठीक है, देखो मैंने कहा ना आपसे कि जो आवर्त सारणी जो होती है उसमें ये सवाल एग्जाम में खूब महत्वपूर्ण है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, परमाणु आकार, क्षारकता, ये सवाल एग्जाम में खूब पूछता है आपसे। ठीक है, जब तक आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता है दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें ना, जब तक आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बस देख पाओगे क्या होता होगा। ठीक है, हाँ, और जिनको सुनने से प्यार है वो सुनने इसका आंसर लगा देंगे, गुरुजी सुनने ही होता होगा, हम तो खुद भी सुनने हैं, हमारी सोच भी सुनने है, और हम सोचते भी सुनने ही, और हमारे नंबर भी सुनने ही आते हैं एग्जाम में ना। दोस्तों सुनने क्या है, एक तो क्या बच्चे को दोस्तों साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी है मैथ के चक्कर में कि उसको अधिकांश ऑप्शन के आंसर सुनने नजर आता है। ठीक है, देखो यहाँ देखो सुनने सुनने चल रहा है, इनको पता ही नहीं सवाल क्या पूछा गया है, कतई नहीं पता दोस्तों में सवाल क्या है, बस गुरुजी सुनने होगा आंसर, क्योंकि हमारा दिमाग भी सुनने है। ठीक है, हम खुद सुनने में निपटने वाले हैं। ठीक है, तो अक्रिय गैस का दोस्तों आयनन विभव क्या होता है। ठीक है, देखिए समझिए मेरी बात को, फिर जो है
इसको करना, ठीक है दोस्तों। आयनन विभव होता है, इसका सिंपल सा मतलब समझा रहा हूँ आपको दोस्तों। अंतिम आपके कक्षा से, इसका मतलब होता है जो अंतिम कक्षा जो होगी आपकी, इस अंतिम ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये होता है, ठीक है। बस ये लाइन आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। जिसको इसका मतलब ही नहीं पता है, तुक्का मारने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। देखो, हो सकता है आपका तुक्का यार ठीक भी बैठ जाए, पर पेपर में ठीक बैठेगा कोई गारंटी नहीं इस बात की, है ना। तो समझना है चीज़ों को, ठीक है। किसी अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत जो होती है उसको बोलते हैं आयनन विभव, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है कि भाई जो अक्रिय गैस है, ठीक है, मतलब दोस्तों कौन सा आपके, मतलब ग्रुप नंबर 18, कौन सा आपके सो ग्रुप नंबर 18 आपके अक्रिय गैस का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हीलियम और नियोन, ये दो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा दोस्तों अक्रिय गैस है आपके दोस्तों, आपके हीलियम और नियोन, ठीक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, आप जानते हो, और नियोन का दोस्तों 10 होता है, ठीक है। चलिए, जो मैंने आपको पहले बनाया वही दोस्तों आपको बनाना है कि ये आपके नाभिक बना दिया। मैंने कहा इसके जो बाद जो पहली कक्षा होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ही है तो यहाँ दोस्तों 2 आ गए, ठीक है। जबकि यहाँ पर 10 है आपके, देखो, तो ये जो पहली जो कक्षा होगी आपकी उसमें मैक्सिमम 2 आ गए, और इसके बाद वाली में मैक्सिमम 8 आ पाएंगे, ठीक है। और हमारे पास दोस्तों 8 ही तो है आपके, देखो हमारे पास 8 ही है, 4 5 6 7 और 8, ठीक है। जब दोस्तों आपके पहली जो कक्षा है, जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो वो स्थायी हो गया, क्या हो गया, स्थायी हो गया, ठीक है। वह वाली कक्षा स्थायी हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो शेष कक्षाएं, अगर उनमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो स्थायी हो गया, ठीक है, तो वो स्थायी हो गया, ठीक है। अब चेक करो दोस्तों, आप चेक करो, यहाँ पर है हीलियम, हीलियम में है 2, कितने 2 हैं हीलियम में, तो इसका जो पहली जो कक्षा आपके पास 2 आ गए तो ये स्थायी हो गया, ठीक है। यहाँ पर है कौन आपके, नियोन, 10 है, तो मतलब पहले में 2 आ गए, स्थायी हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो आपके अगला वाला आपके उसमें 8 आ गए, तो मैंने कहा ना पहले को छोड़कर जो शेष वाली होगी दोस्तों आपकी उसमें क्या आ जाना चाहिए, 8 आना चाहिए, वो स्थायी होगा, ठीक है। अगर दोस्तों परमाणु स्थायी है, मैंने कहा परमाणु स्थायी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी बहुत अधिक देनी पड़ेगी। अगर परमाणु अगर स्थायी है यहाँ पर, तो इससे बाहर निकालने के लिए एनर्जी हमको बहुत अधिक देनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। एक था लिथियम, ठीक है। इस लिथियम में था 3, तो पहले में तो 2 आ गए, आपके, और इसके अगले में दोस्तों 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ 1 है, मैंने कहा यहाँ पर होना चाहिए 8, ठीक है, 1 है, बाहर निकाल लेंगे हम लोग दोस्तों आपके, और ये लिथियम प्लस बन जाएगा, ठीक है। आपने बनाए भी दोस्तों होगा आपके, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर समस्या है कि इसका जो बाह्यतम जो कोश है आपके वो स्थायी हो चुका है, ठीक है। और अगर स्थायी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना दोस्तों आपके, बाहर निकालना बहुत टफ होने वाला, कठिन होने वाला है, ठीक है। और हमें अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की देनी पड़ेगी दोस्तों ना, एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की देनी पड़ेगी अगर हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यही तो मैंने कहा आपसे कि अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या होती है, आपके आयनन विभव होती है, तो यहाँ पर बहुत ही हाई होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, उच्च आंसर हो गया। किस किस को मेरी बात समझ में आई, ये बताओ पहले, किस किस को मेरी बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, कि जो मैं आपको पीवाई की जो करा रहा हूँ आपके, देखो जब टॉपिक को पढ़ाया जाएगा तो आपके वहाँ पर 20 एग्जाम्पल दिए जाएंगे इस चीज़ के, तो वहाँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो गया, ध्यान रखिए ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस समूह के एलिमेंट को कैल्कोजन या फिर दोस्तों चैल्कोजन कहते हैं ना, कैल्कोजन कह दीजिए, चैल्कोजन कह दीजिए, ठीक है। कैल्कोजन या चैल्कोजन कह दीजिए कहा जाता है, समूह 16, समूह 2, समूह 17 और समूह 18, ठीक है। बताओ क्या आंसर इसका आने वाला दोस्तों आपके, बताओ क्या इसका आंसर आएगा, समूह 16, समूह 2, समूह 17 या समूह 218, ठीक है। देखो जब हम पी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो उस पी ब्लॉक में मैंने कहा आपसे 13 to 18 जो आपके पी ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। 13 to 18 पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। 18वां जो होता है वो कौन सा आपके अक्रिय गैस होता है, या फिर इसको हम आदर्श गैस कहते हैं, या फिर उसको नोबल गैस कहते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला जो होता है आपके वो कौन सा होता है, आपके हेलोजन होता है, कौन सा होता है,
वाला जो होता है आपके वो कौन सा होता है, आपके हेलोजन होता है। कौन सा होता है, हेलोजन होता है, ठीक है, जिसमें फ्लोरीन दोस्तों होता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो होता है वो 16 नंबर जो आपके ये होता है चैल्कोजन। क्या होता है, चैल्कोजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली इसमें आती है ना, जो ऑक्सीजन फैमिली आपकी वो इसमें आती है, ठीक है। सवाल पूछा चैल्कोजन कौन सा होगा आपके, तो ये आपके समूह नंबर 16 होगा, ऑप्शन नंबर 1। ये आवर्त सारणी के भिन्न भिन्न टाइप के सवाल, ठीक है। जैसे ये आपके समझने वाला सवाल था, ये भी आपके डोवेनियर का रूल था आपके, ये ऑक्टेव लॉ था, ये आपके पी ब्लॉक एस ब्लॉक का सवाल था, ये भी समझने वाला सवाल था। तो ये आवर्त सारणी के अलग अलग टाइप के सवाल जो आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 समूह 16 ठीक आंसर, ठीक है। इसका आंसर छाप के बताओ साहब कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके उसका सवाल है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री दो टाइप की होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। वो जो आवर्त सारणी वाली थी आपकी वो होती है इनऑर्गेनिक, ये जो आपके कार्बन वाली होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। पहले आप इसका आंसर छापो, मैं एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ इतने, आप बताओ क्या इसका आंसर होगा, जल्दी बताओ क्या इसका आंसर होने वाला है। बताओ क्या आंसर इसका होने वाला है जल्दी से। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, C4H6। अच्छा इन चारों के नाम बताओ, क्या क्या चारों के नाम होंगे, ठीक। चलिए तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। बताओ चारों के नाम बता दो फटाक से, कौन कौन बता पाएगा देखते हैं। ABCD चार ऑप्शन है, फटाफट बताओ नाम क्या होगा इसका। सर जी सूसू आ रहा है, अरे डोबा, पानी का बाप बना दूंगा, चुपचाप पढ़ ले। चलिए आइए, तो ब्यूटेन गैस का फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। देखो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर जो है आपके एक तो फॉर्मूला होता है किसका, आपके एक तो फॉर्मूला जो होता है एल्केन, ठीक है। किसका होता है, एल्केन का होता है ना। एक होता है एल्कीन, किसका होता है, एल्कीन का होता है। एक होता है एल्काइन, किसका होता है, एल्काइन का होता है ना। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन ये तीन फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। दोस्तों जो एल्केन होता है ना इसका फॉर्मूला फिक्स है, जो आपको CnH2n+2 होता है, ठीक है। एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ये तीन फॉर्मूले फिक्स हैं, ठीक है।
CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ, सीधी सी बात है। मैडम का नहीं था, मैडम का नहीं था, तुम्हारे मास्टर का भी जो बाप है उसका फोन था। ठीक है, उठाना पड़ता है भाई साहब, वरना लंबा कर देंगे। ठीक है, सुनो मेरी बात, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, सुनो, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, तो जो आपके 1 2 3 4 आप जो बोलते हो केमिस्ट्री में क्या होता है, आपके केमिस्ट्री में होता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे बोलते हो ना। कार्बन एक है तो मैथ, कार्बन दो है तो एथ, कार्बन तीन है तो प्रोप, कार्बन चार है तो ब्यूट, कार्बन पांच है तो पेंट, कार्बन छह है तो आपके हेक्स। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखो, जब दोस्तों यहाँ पर हम जब ब्यूट की बात करूंगा तो ब्यूट में कितने कार्बन होंगे, ब्यूट में होंगे चार। कितने होंगे, ब्यूट में चार होंगे। ठीक है, तो रखो चार आपके, तो C4, H 4 × 2 + 2। ठीक है, ये हो गया, ये C4 H 4 × 2 हो गया, ये C4 H 4 × 2 - 2 हो गया, तो ये हो गया C4 H10, कितना हो गया 10। ये C4 H8, ये दो कम कर दीजिए, C4 H6। ये तीन फॉर्मूला आपके सामने। ठीक है, C4H10, C4H8, C4H6। अब इनका नाम पूछता है आपसे कि भाई इसका नाम क्या है दोस्तों ना। देखो, एल्केन का एन उठाना है। ठीक है, एल्केन का एन उठाना है, और दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है आपकी वो उठाना है। ठीक है, तो कार्बन चार है तो ब्यूट आ गया, कार्बन चार है तो ब्यूट आ गया, यहाँ से एन उठाया तो बन गया ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ कार्बन चार है तो ब्यूट आ गया, यहाँ दोस्तों ईन लगा हुआ है तो ये हो गया ब्यूटीन। यहाँ कार्बन चार है तो ब्यूट आ गया, कार्बन चार है तो ब्यूट आ गया, और यहाँ आइन लगा हुआ तो ब्यूटाइन, क्या हो गया, ब्यूटाइन। ठीक है, ऐसे नाम इनके होंगे ना, तो ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा, तो ब्यूटेन जो हमारा आंसर हो गया, C4H10 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, अगर सवाल पूछे आपसे कि C6H10 जो है ये है क्या होगा, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। C6H10 जो है क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और एक C6H6 क्या होगा, बताओ फटाफट। C6H10 क्या होगा और C6H6 जो है ये क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन। तो देखो, ये निकालना तो आसान हो गया भाई, C6H12। देखो, ये जो हम आपको बहुत बार पढ़ाएंगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, कि जितना कार्बन है उसके डबल से दो कम कार्बन हो तो वो क्या होगा, ब्यूटाइन, और आपके टाइन आइन वाला होगा। ठीक है, जितना कार्बन है अगर उसके डबल से दो कम कार्बन हो तो क्या होगा आपके, तो एल्काइन होगा। तो देखो, C6H10 डबल करो 12, फॉर्मूला नहीं लगाना होता है कि गुरुजी ऐसे करो CnH2n+2, ये नहीं करना होता है। ठीक है, तो बच्चों को समझाने वाली बात, 2 + 2 4 ऐसे थोड़ी करना होता है। ठीक है, तो 6 × 2 करा 12 हो गया, -2 आपके 10 हो गया। ठीक है, तो C6H10 आपके क्या हो गया, आपके कार्बन 6 को बोलते हैं आपके क्या, इसको बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया आइन, तो क्या हो गया, ये हेक्साइन आपकी, ये हो गया इन, ये हो गया आइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी, ये हो गया हेक्साइन, क्या हो गया, हेक्साइन हो गया, ये करेक्ट आंसर। ये क्या है दोस्तों, ये आपके क्या इन तीनों फॉर्मूला में सिट बैठ रहा है क्या इन तीनों फॉर्मूला में बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। ठीक है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसकी बुक के ऊपर देखना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसकी बुक के ऊपर जो है तो यही आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, दोस्तों कुछ ये फॉर्मूला ऐसे मिलेगा आपको, बस है ना, ये फॉर्मूला ऐसे आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये इसे बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, सुनो, इसे बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, इसे बेंजीन कहते हैं। ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये कार्बन होता है। ठीक है, ये जहां से मुड़ रहा है वो कार्बन है। ठीक है, देखो तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं ना,
बेंजीन को। तो ये केमिस्ट्री में आपके होता है बेंजीन, है ना, इसको अलग डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, ये बॉन्ड वाला सवाल भी खूब पूछता है आपसे ना, कि द्वि सह संयोजक जो बॉन्ड है आपके, कोवलेंट बॉन्ड की बात करता है, किसकी, जो कोवलेंट बॉन्ड है आपके, आपके द्वि सह संयोजक बंध जो है वो किसके अंदर मिलेगा, आपसे सवाल पूछा है ना। तो क्लोरीन, आपके क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन दोस्तों हीलियम है, आपसे सवाल यहाँ पर ही पूछा है। ठीक है, हम दो के दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी तो फिर आपको वहां समझाएंगे, पर आपको एग्जाम के लिए इसको पढ़ लेना है। ठीक है, एग्जाम के लिए दोस्तों इसको पढ़ना है आपको ना। ठीक हो, दोस्तों क्लोरीन देखते हैं ना। क्लोरीन की बात दोस्तों करूं आपसे, दोस्तों क्लोरीन जो होता है आपके, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन ले लो दोस्तों, ये पास का पड़ेगा आपका ना, पास का दोस्तों ना, नाइट्रोजन आपके पास का पड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा आपके, नाइट्रोजन जो होता है, अरे हेक्सीन कैसे होगा रसगुल्ला, दोस्तों हेक्सीन कैसे होगा, हेक्सीन होगा C6H12, ये हेक्सीन है। हेक्साइन होगा C6H14, ये हेक्सेन है। ये हेक्सेन है, ये हेक्सीन है, ये हेक्साइन है। ठीक है, चलिए मैंने आपसे कहा कि जो नाइट्रोजन जो है आपके दोस्तों, नाइट्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। देखो केमिस्ट्री में ये बेस है, परमाणु क्रमांक जो है ना 1 से 20 तक आपको याद करना है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक दोस्तों 7 होता है इसका। ठीक है, जो नाइट्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 7 होता है, आप जानते हो। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों आपके इसमें पहले में 2 आ गए और अंतिम में आपके 5 आ गए। ठीक है, पहले में 2 आ गए और अंतिम में दोस्तों 5 आ गए। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन दोस्तों, आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन जो है आपको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, दोस्तों पहले में 2 आ गए। ठीक है, इस पहले में 2 दोस्तों आपके यहाँ लगा दिया आपने। ठीक है, ये जो 5 है दोस्तों, इस 5 में से दोस्तों 2 आपने यहाँ लगा दिए। ठीक है, बाकी कितने बच गए आपके, बाकी 3 बच गए, आपने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, बाकी 3 यहाँ पे लगा दिए दोस्तों। एक नाइट्रोजन यहाँ पर भी है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों अंतिम में 5 इसमें भी होंगे, यहाँ 2 आपके और यहाँ 3 हो गए। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि केमिस्ट्री में अगर किसी को स्थायी करना हो ना, किसी को स्थायी करना हो तो उसमें 8 करने पड़ेंगे। कितना आपको, उसमें लास्ट वाले में आपको 8 करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको तो भूल जाओ आप, है ना, ये 5 याद रखो, 5, तो 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। मैंने कहा केमिस्ट्री के अंदर जो है, केमिस्ट्री के अंदर आपको किसी को स्थायी करना हो तो आपको 8 करना पड़ेगा दोस्तों ना। अब देखो यहाँ पर 8 हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसा हो जाए, दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि हम इस वाले 3 को इसमें भी जोड़ लें और दोस्तों इस वाले 3 को हम इसमें जोड़ लें, ठीक है, इस वाले 3 को इसमें जोड़ लें, तो देखो इस वाले की काउंटिंग करो, 2 यहाँ पर है, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। इसकी काउंटिंग करो, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितने हो गए, 8 हो गए। हो गया दोस्तों, काम बन गया अपना। तो ये जो बॉन्ड दोस्तों बनेगा आपके, इसमें कितने दोस्तों हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन आ गए इसमें आपके, 1 2 3, कितने आपके 3, तो इसे बोलते हैं त्रिसह संयोजक बंध। क्या बोलते हैं इसको, त्रिसह संयोजक बंध कहते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिसह संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, हाँ अरे इनको कहीं भी लगा लो, ये तो समझाने की बात है ना, समझाने की बात है। ठीक है, इनको यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, जहां मर्जी वहां लगा लो, केवल समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो अगर इस वाले का 3 यहाँ आ जाए, अगर इस वाले का 3 यहाँ पर आ जाए तो इसके 8 हो जाएंगे, अगर इस वाले का 3 यहाँ पर आ जाए तो इसके 8 हो जाएंगे। तो ये इसको फोन करता है कि भैया हम बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, भैया हम बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं आपके, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इनके बीच में बन गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इसका है परमाणु क्रमांक 8 होता है बेटा ना, 8 होता है। ठीक है, 8 का मतलब पहले में 2 और दूसरे में 6 दोस्तों ना, 8 का मतलब पहले में 2 दूसरे में 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये ऑक्सीजन आपके यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा 2 2 के जोड़े बनाने हैं आपको। ठीक है, इसको तो हटा दो, आपके 6 दोस्तों ना, 6 में 1 2 यहाँ पर आ गया, 1 2 यहाँ पर आ गया और 1 2 आप मान लो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये 6 हो गए और दोस्तों ये एक ऑक्सीजन और हो गया यहाँ पर, इसमें भी यहाँ 2 आ गए, यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक बात है। अब देखो रसगुल्ला, मैंने कहा कितने करने पड़ेंगे दोस्तों, 8 करने पड़ेंगे भाई, 8 तो करने ही पड़ेंगे ना। तो 2 4 6, अगर इसके पास ये वाले 2 आ जाएं तो इसका 8 हो जाएगा। ठीक बात है दोस्तों, और अगर इसके पास ये वाले 2 आ जाएं तो इसका 8 हो जाएगा। तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, अपना काम दोस्तों हो गया। पर यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये आपके कितने, आपके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं द्वि सह संयोजक बंध। क्या बोलते हैं इसको,
द्यू सह संयोजक बंध कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अरे बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी ये बताओ आप, आपको बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी दोस्तों, बात में कुछ खोपड़ी में गई या नहीं गई, ठीक है। सबके निकाल सकते हो, क्लोरीन भी निकाल सकते हो आपके, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है। 2 8 8 और 1 दोस्तों, 2 8 8 1 17 हो गया। तो देखो जो आपके स्थाई है उनको हटा दो दोस्तों, आपके ये स्थाई इसको हटाओ, ये स्थाई इसको हटाओ, ये स्थाई इसको हटाओ, केवल एक बच गया, ठीक है। दोस्तों क्लोरीन जो आपके, क्लोरीन जो आपके इसके बाद दोस्तों एक ही है आपके ना, और ये क्लोरीन तो इसके पास में भी एक है आपके, तो सिंगल सिंगल का बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। 8 तो दोस्तों हो ही रहा आपके, 7 चाहिए इनको दोस्तों ना, तो आप हो जाएगा। तो अरे यार दोस्तों 19 हो गया है तो ना, गलत हो गया, 17 करना है ना, 17 करना है, ठीक है। 2 8 और आपके 7 हो गया, ठीक है, 2 8 7 हो गया। तो ये हटाओ 2 पूरा, ये 8 हटाओ, आपके 8 पूरा, 7 बच गया, ठीक है। तो क्लोरीन बनाओ आपके 2 4 6, एक यहाँ आ गया, इधर क्लोरीन बना दो आपके 2 4 6, एक यहाँ आ गया। अगर इसके पास ये एक आ जाए तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, अगर इसके पास ये एक आ जाए तो इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें कितना बनेगा, इसमें सिंगल वाला बनने वाला है, सिंगल वाला बनेगा, वो 19 हो गया गलती से आपके, सिंगल बनेगा। अरे बात समझ में आई तो हाथ खड़े करो एक बार मुझे फटाफट आपके, बाकी बैच में तो आराम से समझाएंगे आपको सारी बातें, पर अभी आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लो, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। तो अगर बात समझ में आई तो ऑप्शन नंबर बी ठीक कर लेना इसका आंसर। बात कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी बताओ मुझे, बात कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, यहाँ सिंगल बनेगा, यहाँ डबल कैसे बना, यहाँ ट्रिपल कैसे बना, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। चलो ये देखो एक सवाल और देखो, 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, और बना क्या आपके 4NO गैस प्लस 6H2O गैस के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। देखो ये सवाल भी एक सिंगल सवाल है एक्चुअली में ना दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने खूब सुना होगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री में पूछता है, ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इनमें सवाल दोस्तों पूछता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। रिडक्शन होता है आपके दोस्तों, आपके रिडक्शन क्या होता है आपके, ये होता है अपचयन, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण होता है, ये अपचयन होता है, ठीक है। जिसका दोस्तों ये ऑक्सीडेशन होता है, ये अपचयन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ती है आपके और हाइड्रोजन हटती है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन हटती है। पहले तो आप ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अंतर क्या होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगी और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला देखो आपके, यहाँ देखो ये नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, और यहाँ पर ये दोस्तों नाइट्रोजन दिख रहा है आपको। क्या आपको दोस्तों दोनों नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं, क्या आपको दोनों नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं, देखो यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है, दोनों बातें, यहाँ नाइट्रोजन दोनों बातें आपको नजर आ रही है दोस्तों, आ रही होंगी नजर आपके। यहाँ इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन दोस्तों, क्या है आपके इसके साथ दोस्तों हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हट चुका है, ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हट चुका है, ठीक है। यहाँ देखो दोस्तों आपके, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपके वो हट चुका है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि दोस्तों एन जो है उसका क्या होने वाला है, दोस्तों एन जो होगा आपके उसका क्या होने वाला है, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, एन उपचेत होता है, ओ उपचेत होता है, एन अपचेत होता है दोस्तों, ओ अपचेत होता है, ठीक है। तो एन जो है दोस्तों, एन से हाइड्रोजन दोस्तों आपके हट गया, ठीक है, एन से हाइड्रोजन हट गया और जो ऑक्सीजन आपके वो जुड़ गया दोस्तों आपके, तो एन क्या हो गया, एन आपके उपचेत हो गया, ठीक है। एन क्या हो गया आपके उपचेत हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब दोस्तों एन उपचेत होता है, जब एन उपचेत होगा आपके, तो ओ क्या होगा, अपचेत होगा। तो ये वाला तो समझना ही नहीं है, छोड़ दो इसको, तो क्या ही करना, जब एन उपचेत होगा तो अगला वाला क्या होगा, अगला वाला आपके अपचेत होगा, ठीक है। तो एन उपचेत होता है, ओ अपचेत होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये आपको यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है। बाकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स अभी के लिए, ठीक है, जिसमें दोनों होती है उसको रिडॉक्स कहते हैं, ये आपको अलग से पढ़ाएंगे। इनमें आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके करेक्ट आंसर। लोहे पर जिंक की परत के जमाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सुना, लोहे पर जिंक की जो परत होती है आपके, सो लोहे पर आप जानते हो लोहे पर लगती है जंग, क्या लगती है, जंग, ठीक है।
और ये रिएक्शन कैसा आपके, इसको बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं इसको? इरोजन संक्षारण कहते हैं, ठीक है। और यह रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन। कैसी होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। जो एक तरफ ही चले वो केमिकल होती है, जो दोनों तरफ चले आपकी वो भौतिक होती है। जैसे कि पानी से बर्फ बनना, ठीक है, अगर पिघलाओगे तो बर्फ से पानी वापस बन जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, लोहे पर जंग लगना। और इसको रोकने के लिए हम जो है जिंक की परत जो है वो छड़ाते हैं इसके ऊपर। इसको बोलते हैं हम गैल्वेनीकरण या फिर यश दिलेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे ना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जंग को लगने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। जिंक की परत छड़ाते हैं इसके ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। चलिए आगे देखिए, दहन एक कैसी रिएक्शन है, ठीक है। जैविक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, या भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रिया, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ आपके? ये एसएससी सीजीएल में सवाल पूछा गया है, दहन क्या है दोस्तों। देखो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर लिखाऊंगा दहन, आपके दहन हो गया दोस्तों, किण्वन हो गया आपके, किण्वन हो गया, दहन है दोस्तों, किण्वन है आपके। फलों का पकना हो गया आपके, फलों का पकना हो गया दोस्तों आपके। जलना है, किण्वन सड़ना है, पकना है आपके। यह सब कैसी रिएक्शन आपके? ये सब आपके लोहे पर जंग का लगना है। ये सारी कैसी रिएक्शन आपके? ये सारी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। मतलब कि ये एक ही साइड चलने वाली है, ठीक है दोस्तों। कोयला, लोहा, आप लकड़ी थी, जल गई, कोयला बन गई, ठीक है। अब वापस आप कोयला से लकड़ी नहीं बना पाओगे, ठीक है, वापस नहीं बनी, सुना दोस्तों आपके मान लो आलू था, आपने इसको दोस्तों सब्जी बना दी इसकी, ठीक है। अब वापस इसको आप आलू नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो मतलब जो हो गया एक बार वो हो गया, ठीक है, वो वापस है। पानी से बर्फ बना लीजिए, बर्फ से पानी बन जाएगा, ठीक है, संभव है, ठीक है। पर आपके दूध से दही दोस्तों नहीं बन पाएगा, ठीक है। दूध से दही बन गया, अब वापस दही से दूध आपके नहीं बनेगा, ठीक है। दूध से पनीर बन गया तो वापस पनीर से आपके दूध नहीं बनेगा, ठीक है। ये सारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये केमिकल रिएक्शन होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है? एसिड वाला सवाल, ये एसिड वाला सवाल एग्जाम में खूब आते हैं आपके। चींटी काटेगी दोस्तों, अम्ल कौन सा होगा? फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में होता है। HCl अम्ल हमारे पेट में होता है, प्रोटीन के पाचन का माहौल तैयार करता है। एसिटिक अम्ल आपके सिरका, विनेगर को कहते हैं। फार्मिक अम्ल होता है HCOOH, ठीक है। आपकी जो फार्मिक दोस्तों अम्ल आपके, ये जो फार्मिक अम्ल आपकी, ये इसका एक नाम और है, ठीक है। फार्मिक जो अम्ल आपके, इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बन एक होता है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाल चींटी में ये होता है ना, लाल चींटी में ये होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक को, ये देखो बढ़िया सवाल दोस्तों ना, हाइड्रोक्लोरिक को किस अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सवाल आपके 2 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। गार्लिक अम्ल कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं, म्यूरेटिक अम्ल होते हैं, या क्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। जो HCl जो होता है ना, जो HCl होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। ये परिचित हो आप इससे, हमारे पेट में, स्टोमक में मिलता है HCl, ठीक है। इसी का एक नाम आपके म्यूरेटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? म्यूरेटिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो HCl को क्या बोलते हैं? HCl को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जैसे फार्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, ऐसे ही HCl को हम जो है म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, धातु ऑक्साइड का स्वरूप तो कैसा होता है, ठीक है। तटस्थ होता है, कार्बनिक होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। जब दोस्तों केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, वहां पे दोस्तों जब भी आप केमिस्ट्री में दोस्तों आपके, जब भी केमिस्ट्री में आप ये एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ोगे, एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ोगे, मैंने हर चैप्टर का सवाल उठाया है, ठीक है। जब केमिस्ट्री में आप एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ोगे तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों आपके, एक बात ध्यान रखना कि इस एसिड बेस के अंदर दोस्तों आपके जो आपके क्षारीय धातु होती है, आपके जो धातु जो होती है आपके इन धातु के जो ऑक्साइड होंगे ना, जो इनके ऑक्साइड होंगे आपके, जो इनके ऑक्साइड होंगे वो हमेशा कैसे होंगे आपके? हमेशा जो आपके वो क्षारीय होने वाले, ठीक है। और जो अधातु के जो ऑक्साइड होंगे आपके, अधातु के जो ऑक्साइड होंगे आपके, वो हमेशा आपके अम्लीय होंगे। ये आपको लाइन ध्यान रखनी है, ठीक है। ये लाइन आपको ध्यान, केमिस्ट्री में कुछ बातें आपको अपने दिमाग में सेट रखनी है कि धातु के ऑक्साइड ऑलवेज कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। जैसे कि NaOH हो गया, ठीक है, जैसे कि NaOH हो गया, सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है। आपके इसके अलावा KOH हो गया,
ये सारे क्षारीय होंगे, ठीक है। और जो अधातु है उसके ऑक्साइड कैसे होंगे आपके, उसके ऑक्साइड ऑलवेज अम्लीय होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछा धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे आपके, क्षारीय होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किससे लिटमस की प्राप्ति दोस्तों होती है। जब आप एसिड बेस पढ़ोगे तो वहां पर आप जो है इस वर्ड का खूब यूज करने वाले हो कि लाल को नीला कर रहा है या नीले को लाल कर रहा है दोस्तों, आपके ये आपने खूब पढ़ा है, ठीक है। जब पूछूं आपसे लिटमस पत्र किससे प्राप्त होगा आपसे, तो ये होता है लाइकेन। किससे होता है, लाइकेन से, ठीक है। तो सर लाइकेन या फिर लिचेन कह दीजिए ना, कई लोग लिचेन कहते हैं आपके, लाइकेन लिचेन, ठीक है। सवाल अगर आपसे ये पूछे कि भाई वायु प्रदूषण जो है आपके, जो वायु प्रदूषण है इसका सूचक कौन होता है आपके, वो लाइकेन ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर लाइकेन आपके एक सिम्बायोटिक रिलेशन होती है, सहजीवन होता है, ठीक है। मतलब जो कवक और शैवाल, ठीक है। तो सर लाइकेन कुछ नहीं होता, कवक और शैवाल आपस में मिलते तो लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। कवक और शैवाल अगर आपस में मिलेंगे तो लाइकेन बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों कवक जो होता है आपके, वो दोस्तों मान लीजिए आपके रैंड आपके रहने के लिए जगह देगा, ठीक है। रहने के लिए जगह देता है किसको, शैवाल को, ठीक है। ये इससे बोलता है कि तू मेरे पास आके रह ले, ठीक है। और ये बोलता है कि ठीक है, जब मैं वहां पे रहूंगा तो खाना मैं बना दूंगा, क्या खाना मैं बना दूंगा, ठीक है। तो दोनों सहजीवन से चल रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि तू मेरे पास आकर के फ्री में रह ले, ये बोल रहा है ठीक है, जब मैं वहां पर रहूंगा तो खाना मैं बनाऊंगा। तो कवक का काम होता है जगह उपलब्ध करवाना, शैवाल का काम होता है आपके खाना बनाना, ठीक है। दोनों सहजीवन में रहते हैं, क्या बुलाते हैं आपके, लाइकेन बुलाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, लाइकेन इसका ठीक आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, किडनी में होने वाली पथरी का दोस्तों आपके मुख्य अवयव क्या होता है, ठीक है। जो किडनी में जो पथरी दोस्तों होती है आपके, जैसे आपने सुना होगा किसी को दोस्तों स्टोन है तो उसको बोलते हैं कि उसको पालक मत खा, या फिर टमाटर मत खा आपके, या अमरूद के बीज मत खा, आपने सुना होगा, ठीक है। इनमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल, क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। और जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है इससे क्या बनती है आपके, पतरी बनती है ना, पतरी बनती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जुलेट, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। किडनी स्टोन को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जुलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जुलेट है ना। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तब वह कौन से रंग का दोस्त होता है। देखो हम सुनते हैं कि भाई लिटमस पत्र को आपके ब्लू को आपके नीले को लाल कौन करता है आपके, तो नीले को लाल करता है आपके अम्ल, ठीक है। और लाल को नीला करता है कौन आपके, लाल को नीला करता है आपके क्षार। ये तो आपने सुना होगा। सवाल ये पूछ रहा है कि ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तब उसका रंग कैसा होगा, ठीक है। तो सवाल का लेवल देखो, मतलब हम जो पढ़ते हैं दोस्तों आपके, हाँ एक्चुअली में क्या हमने एनसीईआरटी जो है इनको तो साइड लगा दिया, ठीक है। हमने इनको तो साइड कर दिया है, हम इनको तो पढ़ते ही खाएं, ठीक है। क्लास 6 से 10 तक हमने पढ़ा ही नहीं दोस्तों आपके, हमने साइंस पढ़ी खाती है ना। हमें साइंस में केवल एक चैप्टर समझ में आया था आपके, वो कौन सा था आपके, वह था रिप्रोडक्शन दोस्तों आपके सिस्टम, ठीक है। और मास्टर ने वही हमको नहीं पढ़ाया, ठीक है। मास्टर ने बोला आगे वाली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। 6 वाला बोला आगे पढ़ाएंगे, 7वीं वाला बोला आगे पढ़ाएंगे, 8वीं वाला 9वीं में पढ़ाएंगे, 9वीं वाला 10वीं में पढ़ाएंगे, 10वीं वाला 11वीं में पढ़ाएंगे, 11वीं वाला 12वीं में पढ़ाएंगे, 12वीं वाला कह रहा है कॉलेज में पढ़ाएंगे, कॉलेज वाले कह रहे हैं अपने आप ही सीख जाओगे तुम, है ना। तो ये हमको पढ़ा है नहीं, और दोस्तों हमारे समझ में केवल यही आता था आपके, बाकी हमने पढ़ा नहीं। तो समस्या यहाँ पर ही आ गई, ठीक है। तो पर्पल रंग होता है, कैसा, बैंगनी रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। हंसने वाली गैस कौन सी आपके, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो आपकी लाफिंग गैस होती है, ठीक है। ये भी फॉर क्वेश्चन पूछता है, वाटर गैस क्या है और आपके प्रोड्यूसर गैस क्या है, क्वेश्चन आते हैं ना। लाफिंग गैस क्या है, अश्रु गैस क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है ना। तो लाफिंग गैस आपके नाइट्रस ऑक्साइड होगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में नहीं है, ठीक है। ये सवाल भी खूब पूछता है आपसे, जो अलॉय मेटल वाला जो होता है आपके मिश्र धातु वाला सवाल दोस्तों होता है, ठीक है। कि सवाल पूछता है आपके जो पीतल है वो किससे बनता है, कांसा किससे बनता है, ब्रॉस है, ब्रॉन्ज है आपके, जर्मन सिल्वर दोस्तों किससे बनता है आपके, टाका किससे बनता है, सोल्डर, क्या सोल्डर किससे बनता है, टाका किससे बनता है, वेल्डिंग जो करते हो आप वो। तो सवाल ऐसे पूछता है, ठीक है, एग्जाम में। जर्मन सिल्वर में पूछ रहा है कौन सी धातु दोस्तों नहीं होती, ठीक है। इसका नाम ही जर्मन सिल्वर है बस केवल, है ना, इसमें सिल्वर नहीं होती है, ठीक है। नाम जर्मन सिल्वर है इसका, पर सिल्वर नहीं होती है इसमें ना, इसमें सिल्वर नहीं होती है, बाकी तीनों होती है ना। नाम जर्मन सिल्वर है इसका, पर इसमें सिल्वर नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों आपके एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो ये उसी का फॉर्मेट दूसरा है,
मैंने कहा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो फॉर्मेट क्या पूछे आपसे, एक तो फॉर्मेट आपसे फॉर्मूला पूछ ले, सूत्र पूछ ले कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूटेन का क्या होगा दोस्तों ना। एक ये वाला फॉर्मूला भी आपके सामने साहब के कि फॉर्मूला तो ना पूछे आपसे दोस्तों, उससे रिलेटिव पॉइंट पूछ ले आपसे। देखो सवाल पूछ रहा है संतृप्त कौन सा होता है। देखो मैंने अभी आपसे कहा या तो एल्केन होगा या एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, ठीक है, ये तीन ही तो होंगे, या तो एल्केन होगा या एल्कीन होगा दोस्तों या एल्काइन होगा, ठीक है, तीन ही होने वाले, ठीक है। देखो एल्कीन का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। एल्काइन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, बॉन्ड है। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जो एल्काइन आपके उसमें तो उसे कार्बन कार्बन आपके ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने कहा आपसे दोस्तों जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा आपके वो कैसे होंगे आपके, ये होंगे असंतृप्त। क्या होंगे, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा ये दोस्तों कैसे होने वाला है आपके, ये होने वाले असंतृप्त। जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो होंगे अनसैचुरेटेड असंतृप्त, ठीक है। और जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा आपके वो कैसा होगा आपके, संतृप्त होगा। कैसा होगा, संतृप्त होगा, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा दोस्तों आपके ये संतृप्त होगा। क्यों होगा संतृप्त, देखो समझना दोस्तों आपके, मैंने कहा दोस्तों आपसे, मैंने कहा कि जब दोस्तों आपके इस कार्बन से मान लो इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ने वाले, ठीक है, 4 इसके पास पहले होते हैं, 4 जुड़ने वाले होते हैं, ठीक है। जब दोस्तों 4 सिंगल जुड़ेंगे दोस्तों आपके, 4 पहले थे इसके पास में और 4 सिंगल से आपके 4 जुड़ गए, ठीक है, तो कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। दोस्तों अगर डबल बॉन्ड दोस्तों हो जाए आपके, डबल बॉन्ड दोस्तों आपके हो जाए यहाँ पे, तो एक जुड़ेगा आपके ना, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो 3 ही हाइड्रोजन जुड़ पाएंगे, ठीक है। 4 पहले थे, कितने हो गए, 7, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड दोस्तों हो गया तो आपके एक जुड़ पाएगा ना, तो कितने आपके हो गए यहाँ पर, तो लिखना आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर आपके 2 ये हो गया हाइड्रोजन और 4 6। तो मुझे बताओ कौन सा फुलफिल करेगा, ये वाला फुलफिल करेगा, ठीक है, 8 वाला फुलफिल करेगा। तो ये फुलफिल करेगा तो क्या होगा आपके, सेचुरेट होगा, ये आपको ध्यान रखना, संतृप्त। अब यहाँ पर ऑप्शन में आप ये देख लो कि किसमें आपके ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। घुमा के सवाल पूछ रहा है कि आप ये चेक कर लो कि भाई ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है, वही हमारा आंसर होगा। देखो आपके C2H4 दोस्तों ना, कार्बन का डबल हाइड्रोजन आपके ये एल्कीन होता है, एल्कीन है ना, तो ये तो एल्कीन हो गया बेटा, ये तो एल्कीन हो गया, ठीक है। कार्बन दोस्तों ये तो बेंजीन हो गया, हटाओ इसको, तो कार्बन का डबल दोस्तों आपके क्या हो गया, एल्कीन हो गया, इसको भी हटाओ। कार्बन का डबल से 2 अधिक, देख रहे हो C3CnH2n+2 रखो, 3 आपके C3H2 × 3 + 2 कितना हो गया, C3H8, ये हो गया एल्केन, ये हो गया प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला वाला सवाल तो पूछता ही पूछता है आपसे, ठीक है। फॉर्मूला वाला सवाल तो खूब पूछता है आपसे एग्जाम में, सोच के देखो। यूरिया मैंने कहा ना बहुत सारे 15 20 25 टाइप के फॉर्मूले होते हैं एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखो यूरिया जो होता है आपके इसमें CO बीच में होता है, NH2 साइड में है, NH2 साइड में है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है यूरिया, CH2 बीच में, NH2 फॉर्मूला देखो क्या आपके, देखो CO पहले तो CO2 नहीं आएगा, CO2 नहीं आएगा, CO आएगा, CO आएगा और 2 आएंगे, ठीक है। NH नहीं आएगा, NH2 आएगा, तो NH2 2 CO2। ये आसान सवाल नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है ना आपके सवाल में, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल होगा, ठीक है। जिसको ये नहीं पता ना, ये वाला नहीं पता, वो उसको ऐसे नहीं लिख पाएगा, कन्फ्यूज रहेगा कि NH था, CO2 था, क्या था। तो NH2 है, NH2 2 NH2 1 CO है, ठीक है, 2 NH2 1 CO है, ठीक है। जो यूरिया दोस्तों आपकी ये फर्स्ट हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहाँ बनाया हमने, लैब में बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया आपके यही था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके, इसको बनाने वाला कौन था आपके, जो वोहलर है आपके, ये इसको बनाने वाला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वोहलर ने इसको बनाया था यूरिया को, और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में बनाया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सवाल, ठीक है। सवाल इतना आसान था कि जबरदस्ती उसको जो है टफ बना दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए जबरदस्ती कि जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है, पहला ऑप्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों आपके अगर जल के साथ मिलाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.2H2 होता है। ऑप्शन नंबर 3, सजावट के लिए उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो आप दोस्तों ऑप्शन में गौर करो, ठीक है, आप ऑप्शन में दोस्तों गौर करो, ठीक है। देखो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर भी है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर भी है, सेकंड यहाँ पर भी है,
एक में सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब प्रबल संभावना है कि सेकंड ऑप्शन गलत है। मैं अभी ऊपर नहीं पहुंचा हूँ, मुझे पता नहीं सवाल भी क्या है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर भी है, सेकंड यहाँ पर भी है, सेकंड दोस्तों यहाँ पर भी है। प्रबल संभावना है कि सेकंड जो ऑप्शन आपके वो गलत होने वाला है, ठीक है। प्रबल संभावना है, चेक करो, आ जाओ मेरे साथ में। देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपके जिप्सम से बनता है। पहली बात किससे बनता है? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। गर्म करने पर जब आपके 1.5 अणु पानी का बाहर निकलता है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2 है ना। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला CaSO4.12H2 होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो जब आप जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने वाला है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता है, ये दो नहीं होगा, ये हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होगा। ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर पर ये गलत, तो ये आंसर गलत, ये गलत, ये गलत। भाड़ में जाए ना, ए और सी में क्या लिखा हुआ है, क्या ही करना अपन को। तो ए और सी में दोस्तों क्या ही करना आपको। अगर आपका ऑप्शन नंबर आपका दो गलत हो गया, पता लग गया आपको, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया। भट्टी में जाए, ए में क्या लिख रहा है और सी में क्या लिख रहा है, ठीक है। आगे मैं समझा दूं दोस्तों आपको कि जब दोस्तों जिप्सम जो है आपके, तो जिप्सम अगर चाहिए हमको तो इसमें हमको पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। जिप्सम को गर्म करेंगे तो पीओपी आएगा, पीओपी में पानी मिलाएंगे तो वापस जिप्सम आ जाएगा। यही तो कह रहा है आपके। और सजावट के सामान में यूज करते हैं, टूटा हुआ हाथ को प्लास्टर बांधने में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने में चांदी का कौन सा लवण यूज करते हैं, ठीक है। ये सवाल खूब आता है। चांदी में सिल्वर ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है। देखो आप सो, अरे ब्रो फोटो खींच, क्या ब्रो फोटो खींच, तो ब्रो फोटो खींच है ना, तो ब्रो फोटो खींच। तो सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है AgBr होता है, ये आपके क्या हो गया? फोटोग्राफी में हो गया, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे तो ये होता है हॉर्न सिल्वर। क्या होता है? हॉर्न सिल्वर होता है ना, हॉर्न सिल्वर कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट पूछूं आपसे, AgNO3 पूछूं आपसे, ये आपके जो जो स्याही लगाते हैं ना आपके इंक पे, स्याही जो आपके बोर्ड डालने जाते हो आपके स्याही लगाते हैं ना, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, ध्यान रखना ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, नोट कीजिएगा ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा दोस्तों नाम है, ठीक है। देखो विटामिन सी आप जानते हो, विटामिन सी जो है ये विटामिन वाला सवाल यहाँ पर तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फिर भी ठीक है। अगर सवाल पूछा है आपसे यहाँ पर, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी होता है, आप जानते हो, ठीक है। वैसे सवाल तो ये बायोलॉजी का है, फिर भी लिख लो आप एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, विटामिन सी, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर में उच्च दाब पर कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है। तो देखो सीपीओ, एमटीएस, टैक्स असिस्टेंट, आपके सब जगह सवाल पूछा गया है। एलपीजी गैस जो है, ठीक है, एलपीजी अगर खुली रहेगी तो बीपी बढ़ेगा आपका ना। बीपी मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। तो कौन सी गैस भरी होती है इसमें? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन भरी होती है ना। तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो आपके सीएनजी जो होती है आपके, इसमें होती है मीथेन। क्या होती है? मीथेन होती है, ठीक है। ये भारी गैस है आपके। अच्छा एलपीजी, एलपीजी दोस्तों, एलपीजी जो है वो गंधहीन होती है और आपके गंधयुक्त होती है? बताओ मुझे, एलपीजी गंधहीन है या गंधयुक्त है? बताओ फटाफट, एलपीजी गंधहीन है या गंधयुक्त है? सवाल मैंने पूछा आपसे, एलपीजी जो है वो गंधहीन है या गंधयुक्त है? क्या आंसर आने वाला है? एलपीजी गंधहीन है या गंधयुक्त है? एलपीजी गंधहीन है या गंधयुक्त है? जल्दी बताओ क्या आंसर आपका आएगा। एलपीजी गंधहीन है या गंधयुक्त है? एलपीजी गंधहीन है। अरे मैं जानता हूँ, कई तो बहुत होशियार है भाई। तो कईयों ने तो बीटेक भी इसी सब्जेक्ट में किया हुआ है। मैं उनके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, है ना। वो तो पेपर बताएगा किसका ठीक होगा किसका नहीं होगा। ध्यान रखना, जिसको, अरे कोर्स पे कोई ऑफ वॉफ नहीं है, ठीक है। कोर्स नहीं लेना है क्लास देख के, नहीं ओह गुरुजी बढ़िया पढ़ा था कोर्स लेते हैं, अरे नहीं लेना। मैं तो केवल आपको पीवाईक्यू करवाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। गंधहीन है या गंधयुक्त है, ठीक है। देखो जो भी कह रहा है कि गंधयुक्त है, गलत है। क्या ही बात कर रहे हो गुरुजी, स्मेल तो आती है उसमें। दोस्तों स्मेल आती है, मैंने ये नहीं कहा एलपीजी का सिलेंडर गंधहीन है या गंधयुक्त, सुना। मैंने ये थोड़ी कहा आपसे, मैंने पूछा एलपीजी दोस्तों क्या है आपके, तो एलपीजी तो गंधहीन ही है, एलपीजी गंधहीन है।
लेकिन दोस्तों एलपीजी जो है आपके भारी गैस है। भारी का मतलब अगर लीकेज इसका हुआ तो नीचे रहेगी। सीएनजी गैस हल्की गैस है, लीकेज हुआ तो उड़ जाएगी। एलपीजी भारी गैस है, लीकेज हुआ तो नीचे तो फैलने वाली है, ठीक है, नीचे ही रहेगी आपके। अगला ज्वलनशील है, तुरंत आग पकड़ती है दोस्तों एलपीजी। एक तो भारी है और एक तुरंत आग पकड़ेगी। तो इसमें दोस्तों आपके जैसे लीकेज अगर होगा तो इसमें दुर्घटना होने के चांस बहुत अधिक है, मेजर चांस है। इसलिए हमको पता लगे कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है, इसलिए हम दोस्तों उसमें सिलेंडर में ऊपर से क्या मिला देते हैं आपके, जब इसको सिलेंडर में भरते हैं तो इसमें आपके हम आपके मरकेप्टोन मिलाते हैं, ठीक है। हम ऊपर से मिलाते हैं मरकेप्टोन जो है, जब हम भरते हैं इसको तो हम इस ऊपर से एथाइल मरकेप्टोन। ये खुद तो गंधहीन है, खुद तो गंधहीन है, लेकिन इसको सिलेंडर में भरते हैं जब, पैक किसी चीज में पैक करेंगे इसको तो इसमें आपके कहेंगे इसमें मिला देंगे जिससे कि इसकी गंध आनी चाहिए, तब इसमें इथाइल मरकेप्टोन हम मिलाते हैं, ठीक है। तो एलपीजी गैस गंधहीन है ना, हम उसकी गैस लीक का पता हो, ठीक है, हमें गैस लीक का पता लगे, इसके लिए हम जो आपके उसमें एक स्मेल ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसमें स्मेल ऐड करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन ब्यूटन करेक्ट आंसर। क्या ही बात कर रहे हो गुरुजी, आज तक तो गंद वाली थी हमारी गैस। वाटर गैस किसका मिश्रण, देखो मैंने कहा था ना वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है आपके, वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, और ये आपके लाफिंग गैस है, अश्रु गैस है, ये सारे सवाल पूछता है आपसे, ठीक है। मार्स गैस कौन सी है, सवाल आते हैं एग्जाम में। तो देखो जो वाटर गैस है आपके वो किसका मिश्रण दोस्तों होता है, ठीक है। वाटर गैस किसका दोस्तों मिश्रण, देखो दोस्तों नाइट्रोजन जहां पर आएगा वो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन किस में होता है, नाइट्रोजन आपके प्रोड्यूसर गैस में होती है ना, नाइट्रोजन किस में होती है, प्रोड्यूसर गैस में होती है। तो ये गलत और ये गलत, ठीक है, ये है गलत दोस्तों, ये गलत, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो CO प्लस H2 क्या होता है आपके, ये होती है आपकी वाटर गैस है ना, CO प्लस H2 पूछूं आपसे, ये वाटर गैस होती है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपके हाइड्रोजन, देखो CO क्या होता है, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ना, ये बहुत ही खतरनाक है भाई साहब। तुमको दोस्तों हल्का लग रहा होगा ये, तुम इसके बारे में कम जानते हो दोस्तों आपके, इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। अच्छा वो सुना है दोस्तों आपने कि सर्दी में बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, दोस्तों सुना होगा आपने ना, यही कारण है दोस्तों उसका, CO गैस ही कारण है उसका, ठीक है। आप अंगीठी जलाओगे तो अंगीठी जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो कमरे की सारी जो ऑक्सीजन आपकी उसके जलने में चली जाएगी, आप CO2 छोड़ रहे हो, और CO में कन्वर्ट होगी, CO आपकी बॉडी के अंदर जाएगी और आपकी धीरे धीरे आपकी मौत होगी, ठीक है, मीठी मौत होगी। साइलेंट किलर है, दम घोटू गैस है, आपको मजा भी आएगा मरने में, ठीक है, मरने का भी दोस्तों मजा है अपना ना। कभी कभी दोस्तों देखा है आपने इस गैस को, आपने फील तो किया होगा, आपने वो बचपन उस आपके बचपन में अपने गांव में दोस्तों टायर जलता हुआ देखा है, टायर जो होता है उसके पास खड़े होना, खड़े मत होना, पर उसके पास खड़े होगे तो आपको आपका दम घुटने लगेगा। टायर जहाँ जल रहा होता है ना उसके पास खड़े होंगे तो आपका जो आपका जो दम है वो घुटने लग जाएगा, वही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। चलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। जो हम किसी प्याज को काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फोक्साइड को किस दोस्तों अम्ल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारा सल्फोनिक अम्ल होता है, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल आप जानते हो खट्टे जो आपके होते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है ये आपके। तो सल्फोनिक अम्ल होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए तो ये हमारा PYQ वाला सेशन था, और जो मैंने आपको सवाल बढ़ाए वो सारे के सारे सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है केमिस्ट्री के, अलग अलग टॉपिक के सवाल थे। कोई एसिड बेस का सवाल था, कोई कोवलेंट बॉन्ड का सवाल था, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल था, कोई आपके आवर सारणी का सवाल था, कोई परमाणु संरचना का सवाल था, कोई आवर सारणी का जो कंसेप्चुअल पार्ट होता उसका सवाल था, कोई फैक्चुअल सवाल था आपके, कोई गैस का सवाल था, कोई मिश्र धातु का सवाल था, कोई अलॉय मेटल था आपके, वो मैंने आपको करवाने का प्रयास यहाँ पर किया है। हम इन्हीं टॉपिक्स पर आगे हमारी क्लास में बातचीत करने वाले हैं, यही हमारा बेस रहेगा टॉपिक्स का। बस मैंने आपको शुरुआत में क्लास इसलिए करवा दी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सवाल कैसे पूछता है एग्जाम वाला, इसलिए मैंने करवा दी है। और जब भी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैं आपको ये सवाल करवाया करूंगा, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाऊंगा, शुरुआत करूंगा तो फिजिक्स में जो सवाल पूछे गए आपको वो कराऊंगा। आप मुझे ये बताना, जो यूट्यूब पर क्लास देख रहे आप मुझे ये बताना कि क्या PYQ करने में आपका इंटरेस्ट और भी है,
क्योंकि एक ये तो क्लास ब्रह्मास बैच की थी, इसको तो अब कल से वहीं शिफ्ट कर दूंगा। क्या आपका इंटरेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको करने में आपका इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 40% कर लेना, ठीक है। वो मैंने उसका भार वेटेज वाला पॉइंट नहीं देखा था, पर मैंने वहाँ पर आपको 40% कर ही दिया था ना। मैंने 40% खुद ही कर दिया था वहाँ पर। आप भी उसको ठीक कर लेना ना, वो गलती से वो मैंने उसका ये नहीं देखा था मैंने भार। तो 40% कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निकाल मैंने दिया है आपका ना, निकाल यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप बताना मुझे इस क्लास के कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आपका इंटरेस्ट है क्या, कि जो ये पीवाई की जो होते हैं आपके वो करने में आपका इंटरेस्ट है क्या। देखो, मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आप पीवाई को कर लेते हो तो 40-50% पेपर आपका वहीं से आने वाला है। आप बताना मुझे पीवाई क्यू करने में आपका इंटरेस्ट है या नहीं इस क्लास के अंत में, ठीक है। मतलब कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी एनटीपीसी का नंबर 6 नंबर ब्रह्मास्त्र आज शाम को 6 बजे आने वाला है, ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स का आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, आपसे मुलाकात होगी करंट अफेयर्स के अंदर ब्रह्मास्त्र बैच में। कल 10 बजे ऐप के अंदर आपसे मुलाकात होगी। ये पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, क्लास भी आपको ऐप में डलवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, जो ऐप में मुझे देख रहे हैं उनको भी ऑल दी बेस्ट, और जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं उनको भी ऑल दी बेस्ट। और एक प्रयास था, देखो, केमिस्ट्री पढ़ा के उसके पीवाईक्यू कराना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आप सारी चीज़ें जानते हो। अब एक ही सवाल दोस्तों, एक ही सवाल के अंदर सोच के देखो आप, आयनन क्षमता भी पढ़ानी है आपको, क्षारकता भी पढ़ानी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल भी करवाना है। तो मैं जानता हूँ कि हर सवाल समझ में आपके एक बार में नहीं आएगा। मैंने आपको सवाल इसलिए करवाए हैं कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, बस इसलिए करवाए हैं। आपको आता है नहीं आता ये चेक करने के लिए नहीं करवाया है, आपको डिमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं करवाया है, और आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि मुझे सब कुछ आता है। इन टॉपिक से कोई और सवाल भी बन सकता है।